If I can't picture it, I can't understand it. अल्बर्ट आइंस्टाइन। वेलकम स्टूडेंट्स। अभी तक न्यूटन्स लॉ में हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम स्टडी कर रहे थे। अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस का सम एक नल वेक्टर होता है। तो इन सिचुएशन में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जो इक्वेशंस लिखनी है उनके लिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन फ्री बॉडी डायग्राम से मिल जाती है। लेकिन आज से हम एक्सेलरेटेड बॉडीज पर न्यूटन्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे उस बात को एक्सप्लोर करेंगे। तो इसके लिए इन सिचुएशंस में हमें जो इक्वेशंस लिखनी है उनके लिए क्या सारी इंफॉर्मेशन फ्री बॉडी डायग्राम से मिल जाएंगी या कोई और बातें हमें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। तो आज हम पहले इन सारी बातों को एक्सप्लोर कर लें कि एक्सेलरेटेड बॉडीज को न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए हमें किन किन बातों की जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनमें इन सारी बातों को प्रैक्टिस करना सीखेंगे। डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल्स, ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ एक्सेलरेटेड बॉडीज। अब जो वर्ड है डायनेमिक्स मीन्स बॉडी इन मोशन, पार्टिकल, ये पार्टिकल जो वर्ड है ये हमें इसका नोशन अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी करेक्ट करना होगा, क्योंकि देयर आर फ्यू टर्म्स, कुछ टर्म्स ऐसी हैं फिजिक्स में जिनका की मीनिंग फिजिक्स में जो कॉमन सेंस मीनिंग है, जो यूजुअल लाइफ का मीनिंग है, उससे थोड़ा या बहुत कुछ अलग है। उसमें एक वर्ड पार्टिकल है। पार्टिकल का कॉमन यूजेस का मीनिंग है ए पॉइंट मास, बट मैकेनिक्स में स्पेशली फिजिक्स में पार्टिकल का मतलब होता है कोई भी बॉडी जो ट्रांसलेशन मोशन में है उसको हम एज ए पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन मोशन में बॉडी के सारे पार्टिकल एक जैसा आइडेंटिकल मोशन करते हैं। तो उस बॉडी का मोशन उसके किसी भी पार्टिकल के मोशन से रिप्रेजेंट किया सकता है। इसीलिए ट्रांसलेशन मोशन में अगर कोई बॉडी है या किसी बॉडी का ट्रांसलेशन मोशन ही एनालाइज करना हो, उस वक्त बॉडी को हम इररेस्पेक्टिव इट्स साइज वी ट्रीट एज ए पार्टिकल। इसका मतलब जो लॉज या जो आइडियाज हम डेवलप कर रहे हैं, कई बार लिखा होगा पार्टिकल, लेकिन वहां हमें पार्टिकल एज वेल एज एक्शन बॉडी दोनों के लिए वैलिड होंगे, इस बात को मान के चलना है। अब न्यूटन्स लॉ इस कंटेक्स्ट में कैसे मॉडिफाई होगा या मॉडिफाई नहीं होगा उस बात को देख लें। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर कंसिडर्ड एज कॉज एंड रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम और प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन एज इफेक्ट। समीशन F इज इक्वल टू ma। अब देखिए इक्वेशन वाइज न्यूटन्स लॉ वही रहा, बट अगर इसको हम एक इस कंटेक्स्ट में देखें कि बॉडी पर ये जो फोर्सेस लग रही हैं, ये सारी फोर्सेस, ये एक तरह से उस पर लगने वाला कज है, और ये टर्म मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर इस कज का इफेक्ट है। अब इस वे में न्यूटन्स लॉ को हम एनालाइज करेंगे। इसके लिए हमारी प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होगी? वो स्ट्रेटेजी ट्रांसलेशन में हमने देखा था केवल फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से काम चल जाता है, लेकिन वहीं जब न्यूटन्स लॉ हम डिस्कस कर रहे थे तो वहां फ्री बॉडी डायग्राम एंड इक्वल टू एक काइनेटिक डायग्राम की बात हुई थी। अब यहां काइनेटिक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो एक्सेलरेटेड बॉडीज पर न्यूटन्स सेकंड लॉ अप्लाई करने के लिए जो स्ट्रेटेजी होगी एक बार हम उसको डिस्कस कर लें। स्ट्रेटेजी टू यूज लॉ सेकंड लॉ टू राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन, it is recommended to draw the free body diagram, put a sign of equality and then draw the kinetic diagram. Now these are, ये strategy एक guideline है, that's why I have written here it is recommended. अब सभी लोग यही strategy use करें जरूर नहीं है। If you see most of the book, almost सभी book में kinetic diagram नहीं बनाया जाता। इस kinetic diagram को mentally मन में रखा जाता है, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है अगर kinetic diagram साथ में बना लें तो इक्वेशन हमें बड़ी इंट्यूटिवली अपीयर होती है कि यही इक्वेशन होगी। और दूसरी बड़ी बात, कई क्रिटिकल सिचुएशन में काइनेटिक डायग्राम हमें बहुत ही रिमार्केबल सजेशन देता है। एक बात और, आगे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात भी करेंगे। अगर हम काइनेटिक डायग्राम यूज कर रहे हैं तो किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये स्ट्रेटेजी क्या है एक बार इसको देखें। पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम एक जनरल प्रेजेंटेशन ले लें,
देखिए यहाँ आप एक बॉडी लिया, इस बॉडी पे हम मान लें n फोर्सेस ऐड कर रही हैं, F1 F2 एंड एक जनरल फोर्स Fi डिनोट कर लें एंड देन Fn, से दिस इज F1 F2 Fi ith फोर्स एंड Fn। अब ये मान लें इन बॉडीज, ये बॉडी इन फोर्सेस के एक्शन में किसी इस डायरेक्शन में एक्सलेट हो रही होगी, तो जब कनेक्ट डायग्राम बनाएंगे तो इस डायरेक्शन में ma वेक्टर शो कर देंगे। लेकिन ये जो FBD बना है इसका मतलब क्या है? अब देखिए जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम होगी, उसको एनालाइज कर रहे होंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन नहीं होगी। हमारे पास उस प्रॉब्लम के सेटअप से इस टाइप का हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बना पाएंगे। ये फ्री बॉडी डायग्राम हमें बॉडीज पर लगने वाली सारी फोर्सेस की इंफॉर्मेशन देगा, मतलब न्यूटन सेकंड लॉ का जो लेफ्ट हैंड साइड है समीशन F, वो हम फ्री बॉडी डायग्राम से लिख पाएंगे। दिस नाउ वी पुट एन इक्वल टू साइन एंड ड्रॉ द काइनेटिक डायग्राम दिस वे। अब देखिए ये जो इंफॉर्मेशन डायग्राम है हमें इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड देगा। तो अब देखिए ये इस टाइप का हम डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम और इक्वल टू काइनेटिक डायग्राम किसी भी सेटअप में हर बॉडी के लिए अलग अलग ड्रॉ कर सकते हैं। इस डायग्राम का ये जो साइड है, जैसे पहले बताया, ये न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड देगा और ये राइट हैंड साइड देगा। तो मतलब देखा जाए ये जो डायग्राम है कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम और काइनेटिक डायग्राम, ये न्यूटन सेकंड लॉ का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है और ये सबसे ज्यादा इंट्यूटिव तरीका है, इंट्यूटिवली करेक्ट तरीका है न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लिखने का। अब एक बार हमें इक्वेशन मिल गई, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इन प्रिंसिपल अब आगे मैथमेटिक्स किस किस तरह से ले चलते हैं, वो दो मैथमेटिकल वे हैं इसको एनालाइज करने के। पहला, इसको हम ट्राइंगल लॉ या पॉलीगन लॉ से यूज कर सकते हैं, मतलब ज्योमेट्री यूज करें जिसको हम ग्राफिकल मेथड बोलते हैं, और दूसरा है एनालिटिकल मेथड, मतलब इनके कार्टेशियन कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने को सॉल्व करें। तो दोनों ही मेथड के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि ग्राफिकल मेथड इज मोर ब्यूटीफुल या बेटर देन एनालिटिकल मेथड, या हम ये भी नहीं कह सकते कि एनालिटिकल मेथड हर सिचुएशन में ग्राफिकल मेथड से बेटर होगा। अब हमें एग्जाम में विन विन सिचुएशन में कब रहेंगे, जब कोई सिचुएशन देखते ही उसके लिए जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, जो सबसे कम टाइम में सबसे कंफर्म सॉल्यूशन दे विदाउट एनी डाउट, वो हमारे माइंड में आ जाए। इसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब एक तो तरीका है हम कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व करें, कभी एनालिटिकल मेथड से, कभी ग्राफिकल मेथड से, बट एक अच्छा तरीका और भी है, हम कुछ प्रॉब्लम्स दोनों मेथड से ही सॉल्व कर लें। तो जब एक ही प्रॉब्लम को दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमें किस मेथड में कहाँ सिंप्लिसिटी आई और किस मेथड में कहाँ डिफिकल्टी आई, या उस बात का आइडिया होता है। तो आज हम जो प्रॉब्लम्स लेंगे, जहाँ तक पॉसिबल होगा उनको दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे और इस बात को यही कंफर्म करने की कोशिश करेंगे कि किस सिचुएशन में हम ग्राफिकल मेथड से चलें और किस सिचुएशन में हम एनालिटिकल मेथड से चलें। द इक्वेशन ऑब्टेन कैन आइदर बी सॉल्व्ड by using triangle or polygon law of vector addition or by analytical method. Triangle law may give very quick solution in situations where only two forces are acting or some of the forces can be combined to reduce a two force situation. मतलब ट्राइंगल लॉ कहाँ अप्लाई कर पाएंगे, जहां पे दो फोर्सेज हों, उनका रिजल्टेंट एक ma वेक्टर हो। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां दो से ज्यादा फोर्सेज हैं और उनका रिजल्टेंट ma हो सकता है, तो उन सिचुएशन में भी कुछ फोर्सेज के ग्रुप बना के हम सारी फोर्सेज को टू फोर्स सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा अपेरेंटली दिख रहा है तो वहां भी ट्राइंगल लॉ हम बड़ी आसानी से लगा पाएंगे। बट ये सारी बातें डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, हाउ एक्सपर्टाइज वी गेन एंड व्हाट वी डू इन एनालिटिकल मेथड। लेट अस सी। द एनालिटिकल मेथड is the most generalized one. In terms of Cartesian components, the analytical method yields the following equations. ये जो Cartesian component method है analytical, ये बहुत जनरल है। In principle ये बहुत आसानी से सभी सिचुएशन में अप्लाई किया जा सकता है, इसलिए ऑलमोस्ट सारी बुक्स में इसी मेथड को फॉलो करते हैं। बट what I have seen in some situation, the geometrical method or graphical method will become very simple, and at the same time in some situation analytical method becomes so complex कि उसको कई बार विद इन टाइम आंसर निकालना मुश्किल होता है, लेकिन वहां पे अगर ग्राफिकल मेथड यूज कर लें तो तुरंत सॉल्यूशन आ जाएगा।
अब देखिए कार्टेशियन कंपोनेंट्स अगर करेंगे एनालिटिकल मेथड में तो हमें जनरली 3 एक्सिस हैं और तीनों एक्सिस के अलोंग हमें इक्वेशन मिलेगी डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। अगर पूरा मोशन एक ही डायमेंशन में हो रहा है तो हमें एक ही कंपोनेंट से काम चल जाएगा। अगर मोशन प्लेन में है तो हमें एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर मोशन 3 डायमेंशनल है तो एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी। सो हाउ वी कैन राइट हियर फर्स्ट वन समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स। व्हाट इट शोज कि इस तरफ सारी फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट्स ले लें, उनका सम इस एम ए वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के इक्वल होगा। ठीक इसी तरह समीशन एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई। एफ बी डी में जो सारी फोर्सेस शो हो रखी हैं उन सारी फोर्सेस का वाई कंपोनेंट का सम एम ए वेक्टर के वाई कंपोनेंट के इक्वल होगा। और ठीक इसी तरह एफ बी डी में जो सारी फोर्सेस हैं उन सब फोर्सेस के z कंपोनेंट का सम एम ए वेक्टर के z कंपोनेंट के इक्वल होगा। सो दैट इज वेरी सिंपल आइडिया। अब इसके अलावा 2 टर्म और हैं जिनको बड़ी गहराई से या एक्यूरेटली समझना बहुत जरूरी है। वो है इनर्शियल फ्रेम और कंसेप्ट ऑफ फ्री स्पेस। ग्राउंड और लेबोरेटरी फ्रेम एज इनर्शियल फ्रेम। Newton's laws are valid only in inertial frame. So which frame we should prefer as a satisfactory inertial frame? Actually we know that Newton's laws are valid only in inertial frame. तो किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है तो कौन से फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम लें। अब एक बात और भी जानते हैं कि यूनिवर्स में कोई भी परफेक्टली इनर्शियल फ्रेम नहीं है, तो हमें एक प्रेफर्ड इनर्शियल फ्रेम मतलब ऐसा इनर्शियल फ्रेम जो अप्रोक्सीमेटली इनर्शियल हो वो लेना पड़ेगा। तो किस फ्रेम को हम किस प्रॉब्लम के लिए इनर्शियल फ्रेम चूज करें वो बात पहले कर लें। एट प्रेजेंट वी आर इंटरेस्टेड इन मोशन ऑफ टेरेस्ट्रियल earthly bodies. For this purpose, a reference frame attached with the ground or a laboratory on the ground can be assumed as a satisfactory inertial frame. अभी हम अपना सारा कंसंट्रेशन केवल उन बॉडीज जो हमारे आसपास हैं या अर्थ के रेस्पेक्ट में मूव कर रही हैं, अर्थ पर मूव कर रही हैं, टेरेस्ट्रियल बॉडीज, उन पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना शुरू करेंगे। इन सारी सिचुएशन के लिए अर्थ को हम एक सेटिस्फैक्टरी इनर्शियल फ्रेम मान सकते हैं। अर्थ मतलब अर्थ पर ग्राउंड से अटैच्ड एक फ्रेम, मतलब ये बात ध्यान देने वाली बात है, ग्राउंड से अटैच्ड रेफरेंस फ्रेम, अर्थ का सेंटर नहीं। इसको हम एक सेटिस्फैक्टरी इनर्शियल फ्रेम क्यों मान सकते हैं, इस बात को एनालाइज करेंगे जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करेंगे। तो अभी इस बात को एज ए फैक्ट मान लें कि ग्राउंड फ्रेम जिसको हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं वो हमारे लिए अर्थली ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करने के लिए एक सेटिस्फैक्टरी इनर्शियल फ्रेम है। दूसरा कंसेप्ट है फ्री स्पेस। अब इस मतलब क्या है फ्री स्पेस का? रीजन ऑफ स्पेस वेयर नो फोर्स अदर देन दोज वी डिजायर कैन एक्ट ऑन ए बॉडी अंडर कंसिडरेशन। मतलब एक ऐसा रीजन ऑफ स्पेस जिस पर हमें जिस फोर्स को हम चाहते हैं वही फोर्स लगे और कोई फोर्स अपने आप ना लगे, उसको हम बोलते हैं फ्री स्पेस। ये एक हाइपोथेटिकल या कहें मैथमेटिकल कंसेप्ट है। अब जो फोर्स भी हम चाहते हैं, द फोर्स विच वी डिजायर, इसका मतलब क्या है? गिवन सिचुएशन जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, उस सिचुएशन में जिस बॉडी को हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना चाह रहे हैं, उस बॉडी पर उस सिचुएशन में कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, हम वही फोर्स लगाना चाहेंगे, वही हमारी डिजायर्ड फोर्सेस हैं। मतलब उन फोर्सेस के अलावा कोई और फोर्स ना लगे, ऐसे रीजन ऑफ स्पेस को हम बोलते हैं फ्री स्पेस। अब ये बात मेंशन करना यहां इसलिए जरूरी है कि फ्री स्पेस का जो कॉमन मीनिंग हमारे अक्सर हम बोलते हैं वैक्यूम। मैकेनिक्स में वैक्यूम फ्री स्पेस का मीनिंग नहीं है। फ्री स्पेस का मीनिंग ये मैथमेटिकल स्पेस है जिसके बारे में हमने कहा है, एक मैथमेटिकल कंसेप्ट जहां पे केवल वही फोर्सेस लगेंगी जिनको हम चाहते हैं। और हम किन फोर्सेस को चाहते हैं? गिवन प्रॉब्लम को एनालाइज करते वक्त जिस बॉडी को हम कंसिडर कर रहे हैं उस पर गिवन प्रॉब्लम में जो जो फोर्सेस लग रही हैं बस वही फोर्सेस। इन मैकेनिक्स देयर इज नो इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म फ्री स्पेस अदर देन द अबव मेंशन्ड वन। जो ऊपर बात की इसके अलावा फ्री स्पेस का और कोई मीनिंग नहीं है। दिस टर्म डज नॉट रेफर टू वैक्यूम और स्पेस। मतलब मैकेनिक्स में फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम नहीं होता। इस बात को अपनी डीप अंडरस्टैंडिंग रख लें।
ये दोनों बातें कई बार काम आएंगी। एक तो बात हुई पार्टिकल। अब देखिए पार्टिकल का कॉमन सेंस मीनिंग क्या है? पॉइंट मास। बट मैकेनिक्स में पार्टिकल का मतलब क्या है? पॉइंट मास तो है ही, लेकिन साथ में कोई भी बॉडी वॉट एवर इट साइज इज, इफ इट इज इन ट्रांसलेशन मोशन इट कैन बी ट्रीटेड एज ए पार्टिकल। और ऐसी फ्री स्पेस, कॉमन सेंस फ्री स्पेस में हम वैक्यूम को बोलते हैं, बट मैकेनिक्स में फ्री स्पेस का मतलब क्या है? एक ऐसा मैथमेटिकल स्पेस, ऐसा इमेजिनरी स्पेस जहां हम बॉडी को कंसिडर कर रहे हैं तो उस पर वही फोर्सेस लगें जो उस बॉडी पर एक्चुअली लग रही थी, कोई फोर्स एक्स्ट्रा ना लगे। अब इन बातों को स्टडी करने के बाद हमारे पास प्रॉपर आइडियाज आ गए हैं कि कैसे हम किसी सिचुएशन में न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे एक्सेलेंट बॉडीज पर। तो एक बार समराइज कर लें, तरीका क्या होगा। हम बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इक्वल टू काइनेटिक डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम का जो एफबीडी है उससे न्यूटन सेकंड लॉज का जो एलएचएस है समेशन एफ वो लिखने में मदद मिलेगी और काइनेटिक डायग्राम से एम में लिखने में मदद मिलेगी। अब इसको जरूरत के हिसाब से जैसा हमें लगेगा हम या तो एनालिटिकली सॉल्व कर लेंगे या ग्राफिकली सॉल्व कर लेंगे। ग्राफिकली मतलब पॉलीगन लॉ या ट्राइंगल लॉ अप्लाई करके। तो हम इन चीज़ों को कुछ प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हैं और साथ में कुछ और कंसेप्ट भी डेवलप करेंगे। एग्जाम्पल 1, two forces F1 and F2 of magnitudes 50 Newton and 60 Newton act simultaneously on a body of mass m is equal to 5 kg as shown in the figure. Assuming the body in free space, find its acceleration. अब देखिए यहां ये हमको ये डायग्राम दिया हुआ है बॉडी का। एग्जाम्पल 1, two forces F1 and F2 of magnitude 50 Newton and 60 Newton act simultaneously on a body of mass m is equal to 5 kg as shown in the figure. Assuming the body in free space, find its acceleration vector. मतलब एक बॉडी है जिस पर दो फोर्सेस है F1 F2, F1 का मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन, F2 का मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन, बॉडी का मास 5 kg और बॉडी फ्री स्पेस में। तो फ्री स्पेस का मतलब ये हुआ उस बॉडी पर इस F1 और F2 के अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रही है। अब देखिए इस प्रॉब्लम के साथ ये इसका डायग्राम दिया हुआ है। F1 इधर लग रहा है और F2 इधर। F2 और F1 के बीच में एंगल 127 डिग्री है। नाउ हाउ यू विल अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ। तो अब देखिए इसमें फ्री बॉडी डायग्राम हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। सो फ्री बॉडी डायग्राम, इस डायग्राम को हमने यहां रिप्रोड्यूस कर लिया एज इट इज। अब इसमें इक्वेशन अगर ग्राफिकली सॉल्व करना मतलब बेसिकली एनालिटिकली सॉल्व करना है तो हमें एक्स एंड वाई कंपोनेंट, अब बेसिकली जेड की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों फोर्स एक ही प्लेन में है। तो अगर हम एक तरफ एक्स ले लें एक तरफ वाई ले लें काम चल जाएगा, या एक्स और जेड ले लें या वाई और जेड ले लें। तो यूजुअली एक्स एंड वाई लेते हैं। अब इसमें हम ऑब्वियस चॉइस क्या जाएगी, एक्स एक्सिस इस तरफ ले लें वाई एक्सिस इस तरफ ले लें। तो जो अभी हमारी ऑब्वियस चॉइस करी वही कर लें। ये F2 की वैल्यू दिखा दी 60 न्यूटन, काइनेटिक डायग्राम इक्वल टू ये एम ए वेक्टर मान लिया, ये इस तरफ एक्सेट हो रहा है और वैसे भी इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट इस तरफ होगा तो बॉडी इस तरफ जाएगी। तो ये 5 मतलब मास m इंटू ए शो कर दिया। अब हम एक्स एक्सिस हमने कहा हॉरिजॉन्टल एंड वाई एक्सिस ऐसे। अब एक्स एंड वाई का ओरिएंटेशन कुछ और क्यों नहीं लेंगे या कुछ और लेंगे तो क्या सॉल्यूशन में फर्क पड़ेगा, इन सब बातों को भी एक्सप्लोर करेंगे। ये बात जरूरी इसलिए है कि एक्स वाई एक्सिस का ओरिएंटेशन किस तरह से होगा उस पर हमारी इक्वेशंस डिपेंड करेंगी, इक्वेशन की सिंप्लिसिटी डिपेंड करेगी। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना बहुत जरूरी है। इन मोस्ट ऑफ सिचुएशन ये वाई वर्टिकल एक्स हॉरिजॉन्टल लेने से काम चल जाएगा, लेकिन कई सिचुएशन में इसका ओरिएंटेशन चेंज भी करना पड़ता है। तो कब ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा और चेंज करना पड़ेगा तो प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। नाउ हियर अगर देखें तो ये एंगल 127 का था, तो एक्स और वाई ये एंगल 90 का हुआ, बचा 37। अब हमें इसमें अगर इक्वेशन लिखनी है तो फोर्स के कंपोनेंट करने पड़ेंगे एफ एक्स एंड एफ वाई। अगर इधर कंपोनेंट लेंगे तो ये F1 का एक्स कंपोनेंट होगा और इधर लेंगे तो F1 का वाई कंपोनेंट होगा। इन दिस वे वी कैन शो दिस लेंथ विल रिप्रेजेंट एक्स कंपोनेंट एंड दिस लेंथ विल रिप्रेजेंट वाई कंपोनेंट। सो हियर ये वाई कंपोनेंट क्या होगा, ये F1 cos 37 is 4/5, so this one will be 50 into 4/5 क्योंकि F1 की वैल्यू है 50, so 50 into 4/5 is equal to 40 न्यूटन।
तो F1 का y कंपोनेंट 40, ऐसे ही F1 का x कंपोनेंट ये इधर हुआ। तो आप देखिए ये क्या होगा, F1 sin 37, sin 37 is 3/5, so it is 50 into 3/5, that is equal to 30 न्यूटन। तो हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब उसके बाद हम जब इक्वेशन लिखेंगे, पहले लें समीशन Fx इज इक्वल टू MAX। तो MAX तो ये MA की भी कंपोनेंट कर लिए, MAX एंड MAY, ये 5AX लिख लिया, 5AY। ये एंगल नहीं मालूम है इसलिए हम यहाँ पे कोई थीटा अज्यूम करके 5A sin थीटा 5A cos थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, बट सिंपली रिप्रेजेंट 5AX एंड 5AY। सो व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन, समीशन Fx इज इक्वल टू MAX। तो अब ये क्या कहता है कि सारी फोर्सेस का x कंपोनेंट का सम, तो F1 का x कंपोनेंट है इस तरफ तो -30, F2 पूरा का पूरा x में है तो ये +60, तो इस तरफ क्या आएगा 60 - 30 और ये इक्वल टू 5AX। 60 - 30 is equal to 5AX, and very simple to solve. What is AX? AX is equal to 6 meter per second because 60 - 30 is 30, 30/5 6। Similarly, जैसे ये किया वैसे ही हम y डायरेक्शन बात कर लें, समीशन Fy is equal to MAY। अब देखिए y डायरेक्शन में ये क्या शो करता है, सारी फोर्सेस का y कंपोनेंट का सम। तो F2 का कोई y कंपोनेंट नहीं है, 0 है, केवल F1 का y कंपोनेंट कितना 40 प्लस का, तो ये 40 और ये 5AY। सो 40 इज इक्वल टू 5AY, सो AY इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ वी कैन राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। व्हाट A इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 8j कैप। सो वेक्टर A is equal to 6i cap plus 8j cap meter per second square. So in this way, by using analytical method, we could solve the problem very easily. Let us see. If we use graphical method, हमें क्या करना पड़ता। So in graphical method, ये जो free body diagram है हमने represent कर दिया, and what the equation will be, F1 vector plus F2 vector is equal to MA vector। तो अब ये ट्राइंगल लॉ यूज करेंगे। फर्स्ट वी ड्रॉ F1 वेक्टर, ये F1 वेक्टर जो 50 मैग्नीट्यूड के साथ ड्रॉ कर दिया। F1 का टिप पर F2 वेक्टर, ये इसका टेल रखेंगे तो ये इस तरफ जाएगा F2 वेक्टर 60 न्यूटन का, दिस वे, एंड ये 60 न्यूटन यहां खत्म हुआ। तो इस F1 के टेल से F2 के टिप तक रिजल्टेंट होगा 5A, मतलब MA वेक्टर, ये यहां से यहां तक। सो लेट अस रिप्रेजेंट दैट। अब जो हमें एंगल्स दिए हैं उनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, तो अगर इसको मैं एक्सटेंड कर दूं आगे, तो ये एंगल आपका 127 होगा यहां से, यू कैन सी ये एक्सटेंड किया, ये 127, सी दिस। अगर ये एंगल 127 है तो ये रिमेनिंग एंगल हुआ 53। अब ऐसे ही ये 5A का हमें डायरेक्शन नहीं मालूम थी, तो यहां से ये जो ये F2 की डायरेक्शन थी उसको यहां एक्सटेंड कर दिया और इस एंगल को थीटा अज्यूम कर लिया। तो ये अल्टरनेट एंगल होगा क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब अगर ये एंगल थीटा लिया, ये पूरा 127 था, तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा 127 माइनस थीटा, दिस वे। नाउ अगर देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो यहां साइन रूल यूज करना पड़ेगा पहली बात। और हमें क्या क्या चीजें पता करनी है, एक तो ए का मैग्नीट्यूड और थीटा। तो ग्राफिकल मेथड से हमें कंपोनेंट्स नहीं मिलेंगे, हमें मैग्नीट्यूड और एंगल मिलेगा आंसर का। अगर हमें कार्टेशियन कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करना है तो बाद में उसको हम कार्टेशियन कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। सो लेट अस अप्लाई साइन रूल टू दिस इक्वेशन। अप्लाइंग साइन रूल वी गेट, अब साइन रूल क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल में एक साइड का लेंथ अपॉन उस साइड के सामने के एंगल का साइन, ये तीनों पेयर के लिए इक्वल होता है। सो फर्स्ट वी राइट अबाउट दिस 5A। तो 5A लिखा, तो 5A के अपोजिट एंगल 53, 5A अपॉन साइन 53। Then we come on 50, so 50 upon sin theta. Then we 60 is equal to 60 upon sin 127 minus theta. So writing sine rule is quite simple. अब इसमें देखिए हमारे पास दो इंडिपेंडेंट इक्वेशन बनेंगी, एक तो इन दोनों पेयर से और दूसरी इन दोनों पेयर से, या इन दोनों में कोई एक और इस ये फर्स्ट एंड लास्ट पेयर। सो वी कैन मेक ओनली टू इंडिपेंडेंट इक्वेशन। और इस पूरे में देखिए हमारे पास दो ही अननोन दिखाई दे रहे हैं, थीटा और ए। दो इंडिपेंडेंट इक्वेशन बना सकते हैं और थीटा और ए फाइंड कर सकते हैं। तो हमारी ऑब्वियस चॉइस क्या होगी, अगर इन दोनों को हम इक्वेशन बनाते हैं तो हमारे पास थीटा और ए दोनों आते हैं, इन दोनों को लेके बनाते हैं तो थीटा और ए दोनों आते हैं। लेकिन जैसे ही हमने लास्ट टू टर्म को देखा,
इससे जो इक्वेशन बनेगी उसमें केवल थीटा है और उसे सीधे थीटा मिल जाएगा। फिर वो थीटा की वैल्यू यहां रख देंगे, तो ये दोनों पेयर की इक्वेशन मिलेंगे, उसमें केवल ए अननोन होगा और ए फाइंड कर लेंगे। तो पहले लास्ट टू टर्म से हम थीटा फाइंड कर लें। फ्रॉम द लास्ट टू टर्म्स वी गेट, इधर से 0 10 10 कैंसिल, तो 5 साइन 127 माइनस थीटा, इसको इधर ले गया और इसको इधर ले गए, इज इक्वल टू 6 साइन थीटा। अब 127 को 90 प्लस 37 लिख लिया, तो वी गेट दिस। नाउ साइन 90 प्लस 5 इज व्हाट, कॉस 5। तो ये जो टर्म है कॉस 37 माइनस थीटा में रिड्यूस हो जाएगा। सो व्हाट वी गेट, 5 cos 37 minus theta is equal to 6 sin theta. Now we use cos A minus B. Cos A minus B is equal to cos A cos B plus sin A sin B. अब उससे अगर इसको एक्सपेंड करें, what you get, 5 cos 37 means 4 by 5 and cos theta plus sin 37 3 by 5 into sin theta is equal to 6 sin theta. ये 5 अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 5 5 कैंसिल, सो व्हाट यू गेट 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 6 sin थीटा। अब ये 3 sin थीटा हम इधर ले जाएंगे तो 6 में से माइनस, इधर क्या बचेगा 3 sin थीटा। सो अल्टीमेटली व्हाट यू गेट 4 cos थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। यहां से हम tan थीटा इजिली फाइंड कर लेंगे, tan थीटा इज 4 by 3 and theta is 53 degree. That is well known result because when angle is 53, so tan 53 4 by 3, तो यहां से एंगल 53 डिग्री है और तो ये एंगल मिल गया। अब हमें केवल a फाइंड करना। अब देखिए जैसे ही 53 यहां रखेंगे आप तुरंत देखेंगे ये दोनों टर्म sin 53 यहां पे sin 53 यहां पे कैंसिल, 5a is equal to 50, so a is equal to 10. So now from the first two terms we get 5a upon sin 53 is equal to 50 upon sin 53, so a is equal to 10. तो अब हमें देखिए a के बारे में एक्सेलेरेशन के का मैग्नीट्यूड मिला 10 और ये f2 की डायरेक्शन से 53 एंगल ऊपर की ओर होगा। अपने आप में कंप्लीट आंसर है, लेकिन हमें वेरीफाई करना है क्या पिछले क्वेश्चन का आंसर यही था। तो इसको xy में रिजोल्व कर लें। व्हाट यू गेट हियर, ये xy कंपोनेंट लिया, x f2 की डायरेक्शन जैसा हमने पहले लिया था और a 10 और एंगल 53 डिग्री ऐसे शो किया। अब कंपोनेंट करेंगे, देखिए ये ax होगा और ay होगा। ax होगा 10 cos 53 अगेन 6 और ये 10 sin 53 8 ax ay। so what we have, a is equal to ax I cap plus ay j cap, that is 10 cos 53 I cap plus 10 sin 53 j cap। इनकी वैल्यू रखने पर ये मिलेगा 6 10 into 3 by 5 I cap plus 10 into 4 by 5 j cap, that will be 6 I cap plus 8 j cap. So we got the same answer. अब आप सोच सकते हैं कि यहां ग्राफिकल मेथड हमें लेंदी हो गया, लेकिन एक बात सोच सकते हैं कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल बना होता तो ग्राफिकल मेथड ज्यादा सिंपल होता। तो ऐसी बात नहीं है कि जहां राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा वहीं ग्राफिकल मेथड बहुत सिंपल होगा। कई बार साइन रूल से हमें बहुत सिंपल इंटरप्रिटेशन मिल जाते हैं, बट कहाँ कौन सा मेथड ज़्यादा सिंपल होगा ये मैंने जैसे पहले कहा, कई प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद ही आप ये आइडिया लगा पाएंगे। नाउ लेट अस गो ऑन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। एग्जाम्पल 2, a helium filled rigid sphere shell of mass m1 when released in the air starts ascending with an initial acceleration a. Another helium filled shell of identical shape and size but of an unknown mass m2 when released in the air start descending with an initial acceleration of the same magnitude as the previous one. Find mass of the second shell. Air drag is proportional to some unknown power of velocity. So what we do, let us think. अब यहाँ पे एक टर्म आई एयर ड्रैग, प्रोपोर्शनल टू सम अननोन पावर ऑफ वेलोसिटी। एक तो ये सॉल्व करना है। दूसरा, अगर पहले केस में हमने शेल को रिलीज किया तो वो ऊपर क्यों गया? ऊपर तभी आ सकता है जब उस पर केवल अपवर्ड फोर्स लग रही हो और वो उसके वेट से ज्यादा हो। तो एयर में किसी बॉडी पर अपवर्ड फोर्स कौन सी लग सकती है? वो बायन फोर्स। यूजुअली बायन फोर्स हम हैवियर ऑब्जेक्ट में नेगलेक्ट करते हैं, बट ये हीलियम फिल्ड स्फेरिकल शेल है, मतलब
उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा बट मास बहुत कम होगा। हीलियम की डेंसिटी एयर से कम होती है, यानी ये हम भी जानते हैं हीलियम बैलून ऊपर की ओर जाता है। तो यहाँ पे प्रॉपर हिंट था हीलियम वर्ड की बायन फोर्स कंसीडर करने हैं, तो हमें बायन फोर्स और एयर ड्रैग के बारे में सोचना है। अब देखिए आप ये सोच सकते हैं कि ये दोनों चीजें तो हम फ्लूइड स्टैटिक्स या फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ने के बाद ज्यादा आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आप जितना 10th क्लास तक सीख के आए हैं उन चीजों को हमेशा यूज करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि जितना आप 10th क्लास तक सीख के आए उसको यूज करेंगे आप उतना ही वो चीजें आपकी कंसोलिडेट होंगी। एक बात और, आप नॉर्मली टेक्स्ट बुक देखेंगे वेदर आयरडो और एसी वर्मा, उनमें कई जगह फ्लूइड मैकेनिक्स आने से पहले बायन फोर्स और एयर ड्रैग की बात की गई है। तो इन फोर्सेस को सिंपल सिचुएशन में कैसे डील किया जाए वो हमें पहले से आना चाहिए। एंड अगेन इट इज मैटर ऑफ कॉमन सेंस। नाउ लेट अस सी, इमीडिएटली आफ्टर द रिलीज वेलोसिटी इज जीरो, सो द एयर ड्रैग। बहुत सिंपल आइडिया कि जिस वक्त हमने बॉडी को रिलीज किया उसके तुरंत बाद रिलीज करते ही तो वेलोसिटी जीरो होगी ना। तो अगर वेलोसिटी जीरो है तो एयर ड्रैग वेलोसिटी की किसी भी पावर के प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी इज जीरो तो एयर ड्रैग जीरो। तो जो एक फोर्स एयर ड्रैग हमारे दिमाग में आया था उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब बायन फोर्स के बारे में सोच लें। बायन फोर्स हम जानते हैं कि बॉडी जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करती है, मतलब एयर में है तो जितना एयर डिस्प्लेस करेगी उतने एयर के वेट के बराबर बायन फोर्स होगा। तो दोनों ही केस में बॉडी का वॉल्यूम इक्वल है, दोनों शेल का वॉल्यूम इक्वल है, तो दोनों शेल्स बराबर अमाउंट में एयर डिस्प्लेस करेंगी तो दोनों शेल्स पर बायन फोर्स इक्वल लगेंगे। अब केवल इतने से काम चल जाएगा। आपको रो वी जी एक फार्मूला ध्यान होगा, वहां तक जाने की जरूरत है। हाँ, जहां उस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी उस डेप्थ में तो वो हम फ्लूइड मैकेनिक्स से डील करेंगे। बट केवल ये इंटरप्रिटेशन कि बॉडी जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करती है उतना वेट के बराबर बायन फोर्स होता है, उससे हमारा काम यहां चल जाएगा। सो ओनली टू फोर्सेस, द बायन फोर्स एंड द वेट एक्ट ऑन शेल इमीडिएटली आफ्टर दे रिलीज। तो रिलीज करने के तुरंत बाद एयर ड्रैग जीरो हो रहा तो कोई दो ही फोर्स लगेंगे, बायन फोर्स और वेट। तो पहले केस में बॉडी शेल ऊपर एक्सलेट हुआ तो मतलब बायन फोर्स उसके वेट से ज्यादा है। दूसरे केस में रिलीज करते वो नीचे एक्सलेट हुआ, इसका मतलब सेकंड M2 का वेट जो है उस बायन फोर्स से ज्यादा है। लेकिन अब बायन फोर्स की मिस्ट्री रिजॉल्व करें। बायन फोर्सेस B on both the shells are equal as they displace the same amount of air due to equal volumes। तो दोनों की वॉल्यूम्स इक्वल से तो दोनों के बायन फोर्स इक्वल होंगी। तो ये आइडिया हो गया। अब बायन फोर्स कितना होगा जरूरत पड़ेगी तो एक्सप्लोर करेंगे। अभी बायन फोर्स B इक्वल अज्यूम करके काम चलाएं। फोर्स फॉर द फर्स्ट सेल, अब तो फर्स्ट सेल का एफबीडी बनाएं इक्वल टू काइनेटिक डायग्राम बनाएंगे। अब देखिए शेल पर बायन फोर्स अपवर्ड एंड वेट डाउनवर्ड। नाउ ये रिलीज करते ही ऊपर एक्सलेट हुआ मतलब B ज्यादा होना चाहिए। सो ये M1A वेक्टर ये ऊपर एक्सलेट हुआ तो यहां से इक्वेशन क्या ले सकते हैं, B माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो B माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, इक्वेशन 1। ठीक इसी तरह से हम सेकेंड बॉडी के लिए बात कर लें। फॉर द सेकेंड शेल, ये शेल बायन फोर्स एंड वेट M2G इज इक्वल टू काइनेटिक डायग्राम डाउनवर्ड। तो यह FB दिस रिप्रेजेंट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ न्यूटन्स लॉ इक्वेशन, ये राइट हैंड साइड। तो यहां हम देख सकते हैं दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दैट वेक्टर। तो M2G माइनस B इज इक्वल टू M2A इज इक्वल टू इक्वेशन 2 एंड फ्रॉम 1 and 2। अब देखिए हमें M2 चाहिए और B हमारे पास अननोन है। अगर दोनों के लेफ्ट हैंड साइड ऐड करें तो B कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब एक तरह कहते हैं हम इक्वेशन 1 and 2 को ऐड कर दें, इसलिए इक्वेशन ऐड नहीं हो सकती। इक्वेशन 1 and 2 ऐड करने का मतलब हुआ अगर ऐसा कह रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड्स अलग ऐड कर दें एंड RHS अलग ऐड कर दें तो अगेन भी हमें एक बैलेंस्ड इक्वेशन मिलेगी। देन इफ यू ऐड सो B and B कैंसिल, व्हाट यू गेट हियर M2G माइनस M1G, और यहाँ क्या मिलेगा M1A प्लस M2A। अब यहाँ से M1 M2 टर्म्स को एक तरफ करके हम M2 फाइंड कर सकते हैं। From the equation 1 and 2 we get M2 is equal to M1 G plus A and G minus A। So that is very simple result and जो unknown mass M2 था वो हम कर पाए।
अब यहाँ से एक कई बार स्टूडेंट के मन में दो डाउट आते हैं जिनको मैं अभी डिस्कस कर लूँ। एक तो ये कि सर यहाँ हमने अपवर्ड प्लस लिया, यहाँ डाउनवर्ड प्लस लिया, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। एक्चुअली आप यहाँ डाउनवर्ड, यहाँ भी अपवर्ड प्लस लेते क्या क्या था, -m2g प्लस b इज इक्वल टू -m2a। फिर उस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करते दोनों साइड्स, तो फिर यही इक्वेशन आती। एक्चुअली आपके डायरेक्शन, किसी सेटअप में आपने कौन सी डायरेक्शन ली है, उससे आपके पास एक स्केलर रिलेशन आएगा। तो ये एक फैक्ट है दिस, और ये अलग फैक्ट है। तो ये दोनों फैक्ट इंडिपेंडेंट हैं, तो हम इन दोनों फैक्ट को इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं। ऐसा ही जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम किसी प्रॉब्लम में, किसी बॉडी के लिए हम एक्स वाई को ऐसे ले सकते हैं, किसी बॉडी के लिए एक्स वाई को हम टिल्ट कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो कई बार डाउट आता है कि हमने एक बॉडी के लिए एक्स हॉरिजॉन्टल वाई वर्टिकल, दूसरी बॉडी के लिए एक्स इंक्लाइन एंड वाई उसके नॉर्मल ले लिया। अब दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग लेंगे, दोनों से जो इक्वेशन आई उनको हम कैसे मिला सकते हैं। एक्चुअली दोनों को हम इंडिपेंडेंटली एनालाइज कर रहे हैं। तो पहले केस में जो इक्वेशन आएगी वो अपने आप में एक फैक्ट है। अब हमने जो रिलेशन लिखा वो तो स्केलर फॉर्म में है ना। इक्वेशन लिखने के बाद हमें नहीं मालूम वो एक्स में था या वाई में था, हमारे पास प्योर नंबर्स हैं। ऐसे जब दूसरे कोऑर्डिनेट की इक्वेशन लिखी तो वो अपने आप में एक फैक्ट है। इक्वेशन लिखा तो वो स्केलर नंबर्स हैं, उनके बीच में रिलेशन है। तो अब इन रिलेशंस को हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। नाउ दूसरा जो डाउट है, अगर ए जी से ज्यादा हो गया तो क्या होगा। यहां क्लियर है, अगर ए जी से ज्यादा हो गया तो m2 को नेगेटिव होना पड़ेगा। बट मेटेरियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट का मास नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब ए हमेशा जी से कम रहेगा। एक्सेलरेशन ए कैन नॉट एक्सीड जी, अब वो यहां से समझा सकता है। बी की वैल्यू, अब देखिए क्या होगा, ए कैन नॉट एक्सीड जी, तो बी कभी भी डाउन, देखो अगर बी 0 कर दिया तो ए इक्वल टू जी होगा। अब ए को जी से बड़ा होने के लिए बी को नीचे क्यों लगना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब ए जी को एक्सीड नहीं कर सकता, मतलब m2 नेगेटिव नहीं हो सकता। अब ये आइडिया हुआ। लेट अस कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जांपल 3, a block of mass 8 kg is being pulled by a constant force F of magnitude 100 Newton. If the horizontal floor is frictionless, find the acceleration of the block. And if you see the situation, it is quite simple. You can solve it orally also. But here, यहाँ पे कुछ आइडियाज डेवलप करने हैं हमें, जिनके लिए सोल्यूशन को हम अगेन स्टेप बाय स्टेप लेंगे। सो what we consider forces acting on the block, the applied force F 100 Newton, the force of normal action जो grounds लगेगा, और weight are shown here। मतलब इस ब्लॉक पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। एक तो ये अप्लाइड फोर्स F, नॉर्मल एक्शन और वेट, और ये तीनों ही फोर्स FBD में आएंगी। अगर इन तीनों फोर्स को हम शो कर रहे हैं यहाँ, तो हम बना रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये ब्लॉक, देन ये F शो कर दिया, ये नॉर्मल एक्शन और ये वेट 80 न्यूटन, एंड इक्वल टू काइनेटिक डायग्राम दिस। अब हमें देखो काइनेटिक डायग्राम में दो चीजें आ सकती है। ये तो बात श्योर है कि ये बॉडी इधर एक्सलेट होगी। क्या ये ऊपर उठेगी, ऊपर एक्सलेट होगी या नहीं होगी। यहां देखिए AY 0 शो किया, उसके लिए हमें हेल्प करेगा इस 100 न्यूटन का जो अपवर्ड कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट, वो इस ब्लॉक को उठाने की कोशिश कर रहा होगा। अगर 100 न्यूटन का वर्टिकल कंपोनेंट 80 न्यूटन से ज्यादा हो गया तो ये ब्लॉक ऊपर की ओर एक्सलेट होगा। अगर ये 80 न्यूटन से कम है तो ब्लॉक ऊपर की ओर एक्सलेट नहीं होगा। ये बात हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमें 100 न्यूटन के वर्टिकल कंपोनेंट की बात करनी है पहले। तो हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम y वर्टिकल x हॉरिजॉन्टल अज्यूम कर लें दिस वे। अगर ऐसा लिया तो ये 100 न्यूटन के कंपोनेंट करने पड़ेंगे, और यहां से एंगल 30 से वो दिया हुआ है इन दिस वे। तो ये देखो यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी, F का ये 100 न्यूटन का x कंपोनेंट, और यहां से यहां तक इसका y कंपोनेंट। तो ये x कंपोनेंट पहले कैलकुलेट कर ले, क्या होगा, ये 100 cos 37, cos 37 इज 4/5, सो 100 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 80 न्यूटन। एक तो यह है। अब y कंपोनेंट निकालें, ये होगा 100 sin 37, sin 37 इज 3/5, so 100 into 3/5 is equal to 60. 60 Newton is less than 80 Newton.
इट मीन्स ये वर्टिकल कंपोनेंट इस ब्लॉक को उठा नहीं पाएगा, ब्लॉक हमेशा इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर के कांटेक्ट में रहेगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट 0 होगा। अब देख लीजिए कि क्यों हमें एक्स वाई के प्रॉपर ओरिएंटेशन की जरूरत पड़ी। यहां पे क्या डिसाइड करना था, ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट होगा नहीं होगा, मतलब ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा नहीं होगा। ये डिसाइड करने के लिए ये देखना पड़ा कि फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट अगर वेट से ज्यादा होगा तो ही इधर वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। तो ये चेक करना था, इसलिए हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह ले लिया। नाउ वी कैन राइट इक्वेशन। The above vertical component of the force F is smaller than the weight of the block. So the block will remain always in contact with the floor. तो ये आइडिया हो गया, मतलब एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट 0 होगा। अब हम समीशन Fx इज इक्वल टू mx, समीशन Fy इज इक्वल टू my, इन दोनों इक्वेशंस को यूज करें। समीशन Fx इज इक्वल टू mx मीन्स ये इधर एफ बॉडी में जो ये तीनों फोर्सेस हैं उनके एक्स कंपोनेंट का सम इधर इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे इसका कोई एक्स कंपोनेंट नहीं है, इसका कोई एक्स कंपोनेंट नहीं है, केवल 100 न्यूटन का एक्स कंपोनेंट है 80। तो 80 इज इक्वल टू 80x एंड वेरी इजली वी कैन राइट हियर ax इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ समीशन Fy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या मिला, ये -80 प्लस n और इसका और ये +60, तो हम लिख सकते हैं n + 60 - 80 इक्वल टू 0 एंड इट गिव्स n इज इक्वल टू 20 न्यूटन। अब देखिए समीशन Fy से हमें n की वैल्यू मिली। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं पूछा था, तो एग्जाम में मान लो ये सॉल्व करना हो तो ये वर्क करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे यहीं तक काम करें। सो इन दिस वे यू कैन सेव लिटिल बिट टाइम। अब देखिए यहाँ हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे अरेंज किया। वैसे अगर आपसे कुछ नहीं कहता, आपसे बोला एक कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें यूज करो, तो आप ऑब्वियसली एक्स एंड वाई यू लेते और आपको ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन आया था। लेकिन यहाँ एक्स और वाई हमें ऐसा ही क्यों लेना पड़ा, उसके लिए ये एक फैक्ट था क्या कि ब्लॉक ग्राउंड को लीव करेगा या नहीं। उसके लिए फोर्स के एफ जो अप्लाइड है इसका वर्टिकल कंपोनेंट वेट से ज़्यादा है या कम है वो डिसाइड करना पड़ेगा, इसलिए हमने एक्स वाई ऐसा लिया। तो ये एक गाइडलाइन थी कि कैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम अरेंज करेंगे। ऐसा नहीं होगा हमेशा हम ऐसे ही लेंगे तो इजी रहेगा, कई बार कोऑर्डिनेट सिस्टम हम इंक्लाइन लेंगे तो सिचुएशन ज़्यादा इजी होगी। आने वाली प्रॉब्लम्स में हम इन गाइडलाइंस की तरफ भी ध्यान देंगे। एग्जाम्पल 4, ए ब्लॉक ऑफ मास 2.4 kg is being pulled by a force of fixed direction but magnitude varying with time t as F is equal to 10t Newton. The horizontal floor is frictionless. सिचुएशन एग्जैक्टली वही है जो पिछली प्रॉब्लम में थी, बट डिफरेंस क्या किया, फोर्स की डायरेक्शन फिक्स रखी 37 डिग्री, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हमने टाइम के साथ बढ़ाना शुरू किया ग्रेजुअली। वेरी बिगिनिंग 0 और धीरे धीरे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग टाइम के साथ लीनियरली फोर्स बढ़ता चला गया। तो अब इसमें हमें क्या क्या फाइंड करना है। व्हेन विल द ब्लॉक लीव द फ्लोर, find speed of the block when it is leaving the floor. C, find distance slid by the block on the floor. मतलब हमें सारा काम जब ब्लॉक फ्लोर को लीव करेगा उस वक्त तक की बात करनी है। मतलब कब लीव करेगा वो तो टाइम निकालना है, वो टाइम कहाँ हेल्प करेगा, उस टाइम पर स्पीड क्या थी और उस टाइम तक ब्लॉक फ्लोर पर कितना चला। इट मीन्स ब्लॉक फ्लोर को लीव कर देगा, उसके बाद के बारे में नहीं सोचना। तो हम 1 बाय 1 करके इस सिचुएशन को एनालाइज करें, लेकिन सारी सिचुएशन में न्यूटन्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में देखें। तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए एफ बी डी इज इक्वल टू काइनेटिक डायग्राम, एक बार वो सेटअप बना दें। फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, द अप्लाइड फोर्स एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन, द फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट 24 न्यूटन आर शोन। नॉर्मल रिएक्शन मींस फ्रॉम द ग्राउंड। तो आप देखिए ये ब्लॉक एफ शो कर दिया 10t किसी इंस्टेंट टी पर, और ये t हमने उस वक्त से पहले का लिया है जब उसने फ्लोर को नहीं छोड़ा है, और ये नॉर्मल रिएक्शन और ये वेट 24 न्यूटन इक्वल टू काइनेटिक डायग्राम। अब देखिए अभी भी हमें कंडीशन क्या है, व्हेन इट विल लीव द फ्लोर, इट मींस एट दैट मोमेंट, उस मोमेंट तक जब तक उसने फ्लोर को नहीं लीव किया है उसके एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट 0 है, पहली बात।
और फ्लोर को लीव करने के लिए इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हमें वाई कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, तो जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वाई वर्टिकल और एक्स हॉरिजॉन्टल, इस तरह चूज किया। नाउ अब इसमें फोर्स के कंपोनेंट कर दें। ये एक्स कंपोनेंट यहां से यहां तक, वाई कंपोनेंट यहां से यहां तक, से एक्स कंपोनेंट 10t cos 37. Cos 37 is 4/5, so what it will be? 8t Newton, 8 into t Newton. Similarly here, क्या हुआ? 10t sin 37. Sin 37 is 3/5. It means it will be 6 into t Newton. अब पहली बार डिसाइड करनी है when will the block leave the floor. So कंडीशन क्या हुई? The moment when the block leaves the floor, the force of normal reaction and will vanish and vertical component be zero acceleration. मतलब जब ब्लॉक ग्राउंड छोड़ रहा होगा तब तक, शुरू से लेके तब तक एक्सेलरेशन तो जीरो होगा वर्टिकल कंपोनेंट, लेकिन उस मोमेंट पे नॉर्मल रिएक्शन भी जीरो हो जाएगी। उससे पहले नॉर्मल रिएक्शन थी। मतलब ये फोर्स वर्टिकल कंपोनेंट जब टाइम के साथ इंक्रीज होते होते 24 न्यूटन हो जाएगा, उसी मोमेंट पर ये ब्लॉक एक्सेलरेशन ये ग्राउंड लीव करेगा। तो एन जीरो हो गया और ए वाई जीरो, तो हमने ए वाई यहाँ शो नहीं किया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए समीशन एफ वाई इज इक्वल टू एक्सेलरेशन जीरो जीरो, इससे काम चलेगा। तो समीशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई ए वाई जीरो। ये इंपॉर्टेंट है कि जब वो लीव कर रहा है ब्लॉक, उस मोमेंट से उस मोमेंट तक शुरू से एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट था ही नहीं, तो ए समीशन एफ वाई इक्वल टू जीरो। सो व्हाट वी टेक हियर, n प्लस 60 इज इक्वल 24। n की वैल्यू जीरो, यहां तो वो भी जीरो रख देंगे, तो क्या आएगा? ये जीरो होगा, तो 60 माइनस 24 इक्वल टू जीरो। सो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो ये हमने बहुत आसानी से पता कर लिया। तो टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड आ गया। अब हमें b और c पार्ट सॉल्व करने हैं। तो बी पार्ट के लिए हमें देख लें, अगर इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन मिल जाए, टाइम मालूम है, तो हम बी पार्ट सॉल्व कर लेंगे। ऐसे सी पार्ट के लिए भी एक्सेलरेशन और टाइम की जरूरत होगी। तो बी और सी पार्ट में केवल एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट न्यूटन्स लॉ से मिलेगा, बाकी सारा काम काइनेमेटिक्स का पार्ट है, इस बात का ध्यान दें। फाइंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज लीविंग द फ्लोर। तो अभी तक जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था वो हम एज इट इज रिप्रोड्यूस कर लें। अभी मालूम है कि t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे स्पीड पता करनी है, कौन सी? x डायरेक्शन वाली स्पीड। तो x कंपोनेंट एक्सेलरेशन चाहिए, तो यहां न्यूटन्स लॉ का यूज करना पड़ेगा, समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स। तो x डायरेक्शन में यहां पर केवल ये कंपोनेंट फोर्स का है और इन दोनों फोर्स का कोई x कंपोनेंट नहीं है, तो 8t इज इक्वल टू 2.4 ax विल बी द इक्वेशन। 8t इज इक्वल टू 2.4 ax। सो व्हाट वी गेट, ax इज इक्वल टू 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी सिंपल। 8/24 is equal to what? 8/2.4 is equal to 80/24. Divide both sides, numerator by 8, so 80/8 10 और 24/8 3, so 10/3t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आया। अब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ध्यान दें, ये t पर डिपेंड कर रहा है। ये गलती भी जनरली स्टूडेंट्स होती है, कुछ भी हो, हमारी हैबिट बनी हुई है, हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन इक्वेशन लगाते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन वाली इक्वेशन अप्लाई नहीं होगी। यहाँ ax को dvx/dt लिख के इंडिकेट करना होगा। सो लेट अस हाउ वी प्रोसीड। एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम, देयरफॉर ax इज इक्वल टू dvx/dt। ये आइडिया यूज करेंगे। तो यहाँ ax के क्या लिख देंगे? dvx/dt। सो dvx/dt इज इक्वल टू 10t/3। dvx एक तरफ रखा और dt को इधर लेकर, मतलब हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिए, एक टाइप की वेरिएबल एक तरफ। सो dvx इज इक्वल टू 10t/3 इंटू dt। नाउ वी कैन इंटीग्रेट। अब डिफरेंट इंटीग्रल यूज कर रहे हैं। dvx फ्रॉम 0 टू vx एंड ये फ्रॉम 0 टू t। अब देखिए यहाँ पे हमने t4 लिख लेते तो सीधे आंसर आ जाता, लेकिन हम जनरल टाइम t पर vx फाइंड कर रहे हैं। रीजन क्या है? हमें अभी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो शायद वहां पे vx कैसे टाइम पर डिपेंड करता है उसकी जरूरत पड़े, तो वो फार्मूला भी डेवलप कर लें। तो उसके लिए हमने क्या लिया, यहाँ 0 से t, तो t इज इक्वल 0 पे वेलोसिटी 0 थी और किसी जनरल टाइम t पर फ्लोर को लीव करने से पहले का टाइम t है
वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट Vx. सो व्हाट इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट यू गेट हियर, Vx इज इक्वल टू 5/3t². यू कैन वेरीफाई दिस सोल्यूशन. इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें. हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन हमको अगले पार्ट में सॉल्व करनी पड़े. अब t इज इक्वल टू 4 रखते ही हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा. सब्स्टिट्यूटिंग t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, वी गेट द डिजायर्ड स्पीड, जो स्पीड चाहिए व्हेन द ब्लॉक इज लीविंग द फ्लो. सो Vx is equal to 5/3 into 4 square, that is 26.67 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द आंसर. तो ब्लॉक जब फ्लोर लीव कर रहा था तो उसकी स्पीड ये थी. अब देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में केवल एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट यहीं तक न्यूटन्स लॉ है, उसके बाद काइनेमेटिक्स है. तो अगर इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की अगर लेंथ कंपेयर करें तो मेजर पोर्शन कम्स फ्रॉम द काइनेमेटिक्स. अब ये पोर्शन मैंने इसलिए लिया कि केवल हम काइनेमेटिक्स के कुछ आइडियाज को भी रिवाइज करते चले, उनका टच लेता है, हम हमारे मन में बना रहे. नाउ लेट अस कम ऑन द सी पार्ट. फाइंड डिस्टेंस स्लिड बाय द ब्लॉक ऑन द फ्लोर. स्लिड मतलब जितना वो फ्लोर पे स्लाइड करता है. फ्लोर पे स्लाइड तो तभी करेगा जब वो फ्लोर के कांटेक्ट में है. मतलब t इज इक्वल टू 4 सेकेंड तक शुरू से ब्लॉक कितना x डायरेक्शन में चला वो हमें फाइंड करना है. तो यहां पे Vx जो हमने पहले फाइंड किया उसकी जरूरत पड़ेगी. इक्वेशन 1 ऑब्टेन इन द प्रीवियस पार्ट गिव्स स्पीड एज फंक्शन ऑफ टाइम. क्या थी इक्वेशन 1? Vx इज इक्वल टू 5/3t². अब यहां पे Vx को dx/dt लिख दें और फिर इंटीग्रेट कर दें तो हमें x में चेंज, मतलब जो डिस्टेंस चाहिए वो मिल जाएगा. सो Vx इज इक्वल टू dx/dt. ये मतलब इस इक्वेशन में Vx को हम dx/dt से रिप्लेस कर दें तो क्या मिलेगा, dx/dt इज इक्वल टू 5/3t². अब dt को उधर ले जाएं तो हमारे पास वेरिएबल सेपरेट हो गए. dx इज इक्वल टू 5/3t² dt. नाउ वी कैन इंटीग्रेट बोथ द साइड्स. अब यहां पे हमें इसको 0t करके x का t में रिलेशन नहीं चाहिए, हमें तो केवल टोटल डिस्टेंस चाहिए था, तो इसको हमने t इज इक्वल टू 4 कर दिया. तो जब t 4 था तो x 0 था, जब t 0 तो x 0, जब t 4 तो जो x हम चाहिए वही हमारा आंसर है. तो जब इसको इस डिफरेंट इंटीग्रल को आप परफॉर्म करके आप इजिली आंसर फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ तो x आएगा और ये क्या आएगा, दिस इंटीग्रल, एंड दैट विल बी 35.56 मीटर, एंड दिस आंसर यू कैन वेरीफाई. नाउ अब देखिए ये जो क्वेश्चन था उसमें हमें क्या एक आइडिया ऑब्जर्व करना है. In this problem, major part of the solution was from kinematics. Use of Newton's law was limited to find time when the block leaves the floor and horizontal component of acceleration. केवल ये दो न्यूटन्स पार्ट थे. मतलब A पार्ट जो था when it is leaving the floor, it was totally Newton's law division, मतलब वो न्यूटन्स लॉ का पार्ट था. लेकिन बी और सी में केवल एक्स कंपोनेंट एक्सेलरेशन मिला, बाकी जो मेजर पार्ट था वो काइनेमेटिक्स में था. तो कहाँ काइनेमेटिक्स यूज हो रही है, कहाँ न्यूटन्स लॉ यूज हो रहा है, इन बातों को आपको समझना बड़ा जरूरी होगा. क्योंकि जैसे जैसे मैकेनिक्स में आगे बढ़ेंगे, वर्क एनर्जी पावर वो चैप्टर ऐड होगा, मोमेंटम, कंजर्वेशन मोमेंटम, वो सारी बातें ऐड होंगी. तो जब जैसे जैसे आगे प्रॉब्लम्स आती जाएंगी तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहाँ पे कौन सा एरिया यूज कर रहे हैं वो आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है. हो सकता है हम वर्क एनर्जी पावर में कोई प्रॉब्लम ले रहे हो, उसमें किसी पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना हो, और वो प्रॉब्लम तो वर्क एनर्जी पावर में आ रही है. अगर आपको नहीं आई तो आप क्या सोचेंगे कि आपको वर्क एनर्जी पावर में डिफिकल्टी आ रही, बट एक्चुअल डिफिकल्टी कहाँ की, न्यूटन्स लॉ की. अब एक्चुअली वो डिफिकल्टी क्यों आई, अगर आपने आइडेंटिफाई नहीं किया कि ये पार्ट, इस प्रॉब्लम का ये इतना हिस्सा न्यूटन्स लॉ से आएगा, अगर आप ये नहीं पहचान पाए तो जो आपने वर्क एनर्जी पावर में सीखा है आप वही अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और वो उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो किसी पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या अप्लाई करना है ये क्लियरली आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है. सो दैट वाज द आइडिया विच यू हैव टू लर्न इन दिस प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं व्हाट वी कैन लर्न. एग्जाम्पल 5. A block of mass m is sliding down a fixed frictionless inclined plane of inclination theta. Find acceleration of the block and force of the normal direction from the inclined plane. अब देखिए ये प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत सिंपल है.
बट अगेन इन दिस प्रॉब्लम वी हैव टू लर्न ए वेरी रिमार्केबल आइडिया। वो रिमार्केबल आइडिया क्या है वो भी देखेंगे। सो एज सच तो इसमें हमें मालूम है इसका एक्सीलरेशन ए इस तरफ होगा, तो हम एफ बी डी इज इक्वल टू काइनेटिक डायग्राम बना देंगे। एनालिटिकल मेथड पहले उसकी ही बात करें, तो ये एफ बी डी बनाया, तो ब्लॉक को जैसा था वैसा बना दिया। अब इस पर नॉर्मल रिएक्शन, इसके नॉर्मल यहाँ लगेगी और वेट वर्टिकली यहाँ डाउनवर्ड आएगा। ये वेट शो कर दिया हमने, वेट। अब देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन से वेट का एंगल थीटा है। कैसे? दैट इज वेरी इजी। ये यहाँ से इसको एक्शन करेंगे, ये थीटा आएगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्शन थी, तो ये एंगल थीटा था, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये बचा थीटा। अब ये आपको डिवीजन एक तरह से रिमेंबर हो जाना चाहिए कि इंक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल होता है वही नॉर्मल और वर्टिकल के बीच में होता है। नाउ इक्वल टू काइनेटिक डायग्राम, ये हमने शो कर दिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात आई कि कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे लें। हम एक्स हॉरिजॉन्टल वाई वर्टिकल ऐसा लें, या एक्स अलोंग द इंक्लाइन प्लेन वाई अलोंग द नॉर्मल ऐसा लें। दोनों में से कौन सा इजी हो? वैसे इन प्रिंसिपल दोनों सही है, दोनों से आंसर आएगा, बट किसी एक पर्टिकुलर रेफरेंस फ्रेम का ओरिएंटेशन लेने से आपकी इक्वेशन सबसे सिंपल बनेगी। आप इक्वेशन सबसे सिंपल कब बनेंगी उसके बारे में सोचिए। तो ये ऑब्वियस बात है, जिन इक्वेशंस में नंबर ऑफ टर्म्स कम होंगी वो सिंपल होंगी। अब नंबर ऑफ टर्म्स कम होंगी जब हमें कम से कम फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़े। जितने कम से कम कंपोनेंट करने पड़ेंगे उतनी हमारी नंबर ऑफ टर्म्स कम से कम आएंगी और उतनी ही हमारी इक्वेशन सिंपल होंगी। सो व्हाट इज द गाइडलाइंस? लेट अस सी हाउ टू ओरिएंट द कोऑर्डिनेट सिस्टम और कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये आइडिया इस प्रॉब्लम में सीखना था, इसीलिए हमने ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम ली है। ये मत सोचें कि मैं बहुत सिंपल प्रॉब्लम ले रहा हूं, बट इस सिंपल प्रॉब्लम में एक बहुत बड़ा आइडिया सीखने जा रहे हैं, हाउ टू ओरिएंट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। दैट इज द एम ऑफ टेकिंग दिस प्रॉब्लम हियर। Orientation of the coordinate axis should be so chosen that maximum number of vectors in LHS as well as RHS fall along the axis. In this way, minimum number of vector has to be resolved into their components. इस बात को अच्छी तरह समझ लें, वही बात मैं कह रहा था कि हमें इक्वेशन सिंपल रखनी, मतलब कम से कम नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए, मतलब कम से कम वेक्टर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। मतलब जितने वेक्टर रिजॉल्व करेंगे हर वेक्टर के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, तो इक्वेशन में नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ती जाएंगी। तो जितने वेक्टर कम रिजॉल्व करेंगे उतनी नंबर ऑफ टर्म्स कम होंगी, हमारी इक्वेशन सिंपल होंगी। तो नंबर ऑफ वेक्टर्स कम रिजॉल्व करने पड़े, इसका मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा वेक्टर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल हों। तो जो वेक्टर एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल होंगे उनको रिजॉल्व नहीं करना होगा और नंबर ऑफ टर्म्स कम होंगी, इक्वेशन सिंपल होगी। तो दैट वाज द आइडिया। सो यहां पे हमारी ऑब्वियस चॉइस एक तो ये हो सकती है जो अभी तक लेते आए थे, और एक चॉइस हमारी ये हो सकती है, कैसी? एक्स इधर और वाई इधर। बट इस चॉइस में देखें क्या होगा, ये ऐसा लिया एक्स हॉरिजॉन्टल वाई वर्टिकल, तो अगर ऐसा लेते हैं यूं, तो अब देखिए केवल एम जी वाई के अलॉन्ग है, एन एक्स वाई से एंगल बनाते हुए और एम ए एक्स वाई से एंगल बनाते हुए। तो एन और एम ए दोनों को रिजॉल्व करना पड़ेगा, एम जी को रिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो ओवरऑल हमारे पास टर्म्स कितनी हो गई? 2 टर्म इसकी, 2 टर्म इसकी और इसकी, हाउ मेनी? 5 टर्म्स। तो 5 टर्म्स में हमारी 2 इक्वेशन बनेंगी। अब अगर हम ऐसा ले लें, सी हियर, एक्स को इस तरह, वाई को इस तरह से, तो आप देखिए ये एन और एम जी दोनों एक तरफ हो जाएंगे। इनको रिजॉल्व नहीं कर, एन और एम ए को रिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सॉरी, केवल एम जी को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 2 टर्म आएंगी, एन और एम ए, और 2 टर्म इसकी, देयर विल बी ओनली 4 टर्म्स। अब देखिए यहां पे हमारे पास टोटल टर्म्स क्या है? 2 इससे, 2 इससे, 1 इससे, 5 टर्म्स, और यहां 4 टर्म्स। तो इसमें जो इक्वेशन मिलेंगी वो सिंपलर होंगी। ओनली mg हैज टू बी रिजॉल्व इनटू इट्स कंपोनेंट्स। हियर इन दिस प्रॉब्लम दिस चॉइस ऑफ ओरिएंटेशन इज मोर एप्रोप्रिएट देन द फर्स्ट वन। तो ये एक टर्म कम होने से ही कई बार प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत सिंपल हो जाता है, इस बात का ध्यान रखें। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेकिंग दिस प्रॉब्लम? अब देखिए किसी भी कंसेप्ट को जितना अच्छा हम एक सिंपल प्रॉब्लम में सीख सकते हैं उतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में नहीं सीख सकते। तो इस प्रॉब्लम का बेसिक पर्पस था ये सीखना कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब जो कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे उसका ओरिएंटेशन कैसा हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं
कि मैक्सिमम प्रॉब्लम में एक्स हॉरिजॉन्टल वाई वर्टिकल ही आपको लेना होगा, बट कुछ प्रॉब्लम्स में स्पेशली जहां इंक्लाइन प्लेन आएगा वहां पे कोऑर्डिनेट फ्रेम का ओरिएंटेशन कैसा हो। तो अब देखिए कई लोग गाइडलाइन बना लेते हैं कि जहां पे इंक्लाइन प्लेन आएगा वहां पे इंक्लाइन प्लेन को एक्स और नॉर्मल को वाई ले लो, काम चल जाएगा, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा। वी विल सी लेटर ऑन। गाइडलाइन क्या है कि आप दोनों फ्रेम में से ये दो ऑब्वियस चॉइस हैं, दोनों में से देखें किसमें आपको कम से कम वेक्टर रिजॉल्व करने पड़ रहे हैं, वो आपको रेफरेंस फ्रेम लेना है। सो हाउ वी प्रोसीड, ये अब हमें एक्स वाई हमारा कैसे लिया, एक्स अलोंग द प्लेन एंड वाई अलोंग द नॉर्मल। तो ये एबीडी बनाए। अब देखिए डैश डैश लाइन, ये एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाई एक्सिस, ये ब्लॉक है। वी शो द फोर्सेस, ये पहले एक्स वाई, जैसे मैंने कहा ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाई को। तो ये नॉर्मल रिएक्शन और ये वेट एम जी, ये एंगल थीटा होगा। तो यहाँ पे एम जी के कंपोनेंट करने पड़ेंगे, कंपोनेंट कर लें। ये एम जी साइन थीटा देख सकते हैं और ये एम जी कॉस थीटा। तो हमें केवल ये कंपोनेंट करने पड़े इक्वल टू कर्व डायग्राम। अब समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स, समीशन एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई से हमें रिक्वायर्ड इक्वेशंस मिल जाएंगी। Summation fx is equal to mx. What it shows? Sum of x component of all the forces and that we can explore from this ABD. और यहां देखें तो केवल mg का एक x कंपोनेंट है, तो ये LHS में केवल आएगा mg साइन थीटा, एंड यहां पे क्या होगा max का x कंपोनेंट। तो आप देखिए पूरा ma ही x डायरेक्शन में है। सो व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम हियर, mg साइन थीटा इज इक्वल टू ma. So m and m will cancel. So what you get, a is equal to g sin theta. So that very simply we have found acceleration. Again we can see fy is equal to summation ma. What it shows, net sum of y component of all the forces that we can explore from here. So here n is plus y direction and mg cos theta is minus y direction. So what you get here, n minus mg cos theta. And here is no component in y direction, so n minus mg cos theta equal to 0. So what we write here, n is equal to mg cos theta. So we have found acceleration as well as normal direction. So ये एनालिटिकल अप्रोच से कैसे किया वो बात देखिए। अब अगर यहाँ देखें फ्री बॉडी डायग्राम में there are only two forces mg और n and resultant is ma. So two forces and resultant, here we can proper hint to use graphical method. So let us see what we can do here in graphical method. Graphical method का जो वेक्टर इक्वेशन होगा वो क्या होगा, mg वेक्टर प्लस n वेक्टर इज इक्वल टू ma वेक्टर. सो लेट अस ड्रॉ ये ट्राइंगल पूरा कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट ड्रॉ mg वेक्टर. mg वेक्टर के टिप से n वेक्टर का टेल स्टार्ट करेंगे और ये थीटा एंगल इधर जाएगा. एंड व्हाट विल बी लेंथ, लेट अस नॉट डिसाइड, कुछ भी लेंथ हो सकती है. आप यहाँ पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दें. अब मालूम है कि n के परपेंडिकुलर, ये n और m में परपेंडिकुलर है, तो यहां से हमें इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें. ये परपेंडिकुलर जहां मैच करेगा वहां वो ma वेक्टर होगा दिस वे. नाउ इस डायग्राम से सिचुएशंस आर वेरी क्लियर. व्हाट वी कैन राइट, mg sin theta is equal to ma. This equation we can write directly without doing components. So what we have, a is equal to g sin theta, and from here base n is equal to mg cos theta, that we can write directly. So here just see, graphical method was slightly simpler. Now what we have learned in this equation, in this question, जो हमारा बेसिक पर्पस था कोऑर्डिनेट फ्रेम का ओरिएंटेशन कैसे लेंगे वो डिसाइड करना. लेट अस रिवाइज इट. ओरिएंटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस should be so chosen that maximum numbers of vectors in LHS as well as RHS fall along the axis. In this way, minimum number of vector has to be resolved into their components. मतलब आप देखिए एनालिटिकल मेथड यूज कर रहे हैं तो आप एबीडी बनाएं और काइनेटिक डायग्राम. एबीडी में अभी कंपोनेंट नहीं करना है, केवल ये mg n और जो फोर्सेस शो कर दें. फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस को इस तरह से ओरिएंट करें कि मैक्सिमम वेक्टर्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएं. वो सबसे एप्रोप्रिएट चॉइस होगी. तो उस तरह से क्या होगा, कम मिनिमम नंबर एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो कम से कम वेक्टर्स के कंपोनेंट करने पड़ेंगे. इक्वेशन में मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे एंड इक्वेशंस विल बी सिंपलर.
Now let us, whatever we have learned till so far, let us try to practice in some other problems. Example 6. A circular wire frame of radius r is fixed in a vertical plane. From the top point O of the frame, a straight rigid wire OP is fixed in the frame along a cord as shown in the figure. A bead B can slide on the wire OP without friction. Find time of descent of the bead on the wire OP. So this situation is given. See here, this is a rigid wire frame, वर्टिकल प्लेन में है. इसके टॉप पॉइंट O से इस OP के अलोंग एक और दूसरा वायर फिक्स कर दिया. OP एक कॉर्ड है जो एंगल वर्टिकल से थीटा बना रही है. ये बीट भी इस पर विदाउट फ्रिक्शन स्लाइड कर सकता है. हमें बीट का O से P तक का टाइम ऑफ डिसेंट फाइंड करना है. सो अगेन दिस प्रॉब्लम इज नथिंग बट जो हमारी प्रीवियस प्रॉब्लम थी, इंक्लाइन प्लेन. डिफरेंस क्या है? इंक्लाइन प्लेन में यहां पर एंगल थीटा दिया था हॉरिजॉन्टल से, यहां वर्टिकल्स दे दिया. अब यहां पे जो काम हमने वहां किया, ये ओपी को इंक्लाइन प्लेन अज्यूम करते हुए ओपी के अलोंग एक्सेलेरेशन फाइंड कर लेंगे. ये तो न्यूटन्स लॉ से मिलेगा. उसके बाद ओपी की लेंथ अगर फाइंड कर लेंगे, अब देखेंगे वो एक्सेलेरेशन अगर हमें कांस्टेंट मिलेगा. अभी देखा था पहले, क्या था एक्सेलेरेशन? ए इक्वल टू जी साइन थीटा. अब देखिए वहां पे थीटा कहां से था? यहां से. यहां थीटा कहां? यहां से. तो इस केस में एक्सेलेरेशन मिलना चाहिए ए इज इक्वल टू जी साइन, ये एंगल 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा. तो एक्सेलेरेशन ए इज इक्वल टू जी कॉस थीटा मिलना चाहिए, और वो मिलेगा. देखेंगे अब एक्सेलेरेशन मिल गया. अगर ओपी की लेंथ मिल जाए तो हम, अब एक्सेलेरेशन देखो, जी कॉस थीटा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन की इक्वेशन यूज करके हम टाइम फाइंड कर लेंगे. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम, अगेन लेट अस फाइंड एक्सेलेरेशन अलोंग द कॉर्ड. Acceleration of the bead on the wire OP, how we can find? ये आपका केवल हमें बीट का एबीडी बनाना है. इसके लिए वायर शो कर दिया. वायर यहाँ पे बिल्कुल इंक्लाइन प्लेन की तरह काम करेगा. तो इस पर फोर्सेस होंगे वायर से नॉर्मल रिएक्शन, वायर के परपेंडिकुलर, और mg. कोई फ्रिक्शन नहीं है. अब बीट का एक्सेलेरेशन इस वायर फ्रेम के अलोंग इधर ही होगा, तो हमने काइनेटिक डायग्राम बना दिया. ये एंगल थीटा शो करते हुए ये काइनेटिक डायग्राम ओपी के अलोंग. अब देखिए यहां पे कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे लेंगे. अगेन हमें एक्सिस को इस तरह से ओरिएंट करना है कि ज्यादा से ज्यादा वेक्टर्स एक्सिस के अलोंग आए. तो अगर मैं इसको x ले लूं और इसको y ले लूं, तो आप देखिए ये x के अलोंग हो जाएगा, ये y के अलोंग. केवल mg एक वेक्टर बचेगा जो एक्सिस के अलोंग नहीं है, तो केवल mg के कंपोनेंट करने पड़ेंगे. लेकिन अगर हमने x हॉरिजॉन्टल एंड y वर्टिकल ले लिया होता तो केवल mg के कंपोनेंट नहीं करने पड़ते, n के भी करने पड़ते, ma के भी करने पड़ते. तो इक्वेशन नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ जाती है, हमारी इक्वेशन कॉम्प्लेक्स होती है. आंसर उससे भी सही आएगा, यू कैन वेरीफाई इट. सो ये कोऑर्डिनेट फ्रेम जो मोस्ट ऑब्वियस चॉइस थे, हमने क्या लिया? along the plane x and along the normal y. So what we can write? ये यहाँ पे y एक्सिस शो कर दिया, यहाँ पे mg कंपोनेंट करने हैं. तो ये दो लाइंस हैं, यहाँ से y पर परपेंडिकुलर, यहाँ से x पर परपेंडिकुलर. तो ये mg का y कंपोनेंट होगा, ये mg का x कंपोनेंट होगा. लेट अस राइट दोस कंपोनेंट्स. ये होगा mg cos थीटा, यू कैन सी, एंड दिस y कंपोनेंट mg sin थीटा. नाउ summation fx is equal to mx. what it shows? सम ऑफ ऑल एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस. तो यहां देखें n का कोई x कंपोनेंट नहीं है, केवल mg का x कंपोनेंट नहीं है केवल. तो इस LHS में केवल सिंगल टर्म आएगी mg cos थीटा, और यहां से केवल ये ma. तो व्हाट वी गॉट? mg cos थीटा इज इक्वल टू ma. सो a इज इक्वल टू g cos थीटा. अभी देखिए हमने यही तो इंटरप्रेट किया था. ये बिल्कुल इंक्लाइन प्लेन जैसी प्रॉब्लम थी. इंक्लाइन प्लेन में एक्सेलेरेशन क्या था? g sin थीटा. बट थीटा कहां से था? इंक्लाइन प्लेन से, हॉरिजॉन्टल से. तो यहां थीटा की जगह क्या रख देंगे? उसमें 90 माइनस थीटा, तो वो कॉस थीटा हो जाता. बट वी हैव, अगर देखें तो ये एग्जैक्टली वही कैलकुलेशन रिपीट हुई है जो इंक्लाइन प्लेन वाली थी. नाउ व्हाट वी कैन डू फर्दर? समीशन एफ वाई. क्या एन की जरूरत हमें वैसे इस प्रॉब्लम में नहीं है, बट अगर नॉर्मल रिएक्शन निकालना हो तो हम ये इक्वेशन यूज कर लेंगे. समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0. व्हाट डज इट शोज? सम ऑफ y कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस. तो यहाँ पे y कंपोनेंट में एक तो n है और ये mg sin थीटा. सो व्हाट वी हैव? n प्लस में है और ये माइनस में, तो n माइनस mg sin थीटा, एंड फ्रॉम हियर यू कैन सी 0. सो n माइनस mg sin थीटा इक्वल टू 0. सो n इज इक्वल टू mg sin थीटा.
वैसे इक्वेशन 2 की जरूरत नहीं थी, बट कभी जरूरत हो तो एन निकालना इस तरह फाइंड कर लेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड टाइम ऑफ डिसेंट ऑन द वायर। तो इसके लिए ओपी एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, ओपी की लेंथ चाहिए हमको, और ओपी की लेंथ इस ज्योमेट्री से मिलेगी। सो लेट अस हैव स्टडी द ज्योमेट्री। टाइम ऑफ डिसेंट ऑफ द बीट ऑन द वायर ओपी। तो ये सिचुएशन रीड्रॉ किया, हमें ओपी की लेंथ फाइंड करनी है। तो उसके लिए काम करें, ये एक कॉर्ड ओ से क्यू बॉटम पॉइंट को मिला दें, एक कॉर्ड ये बनाते हैं। कंस्ट्रक्ट अनदर कॉर्ड पी क्यू एस शोन, ये सॉरी नॉट ओ क्यू, पी क्यू, ये क्यू यहां मिला दिया दिस वे। अब हमें मालूम है कि किसी भी सर्किल में डायमीटर के दोनों पॉइंट सर्किल के पार्ट पे जो एंगल सबसेंड करते हैं वो 90 डिग्री का होता है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और यहां से सीधे ओपी ले सकते हैं। इस ट्राइंगल का बेस, ये लेंथ होगी 2r डायमीटर। सो दिस विल बी OP इज इक्वल टू 2r cos थीटा। दैट इज वेरी सिंपल टू राइट लेंथ OP। Triangle OPQ is a right angle triangle as angle subtended by a diameter on the circle is a right angle. So, denoting length OP by L, what you can write here? L is equal to 2r cos theta. Now, this we got, and from equation we know the acceleration. So, equation 1 reveals that the acceleration is a uniform one. Thus, we can use uniform acceleration motion equation. So displacement delta x is equal to ut plus half at square. U will be 0. ये डेल्टा एक्स हम L रखेंगे, L मतलब 2r cos थीटा, एंड A की वैल्यू क्या फाइंड किया था, A cos थीटा रख देंगे। सो व्हाट वी हैव, L इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, डेल्टा एक्स हमने L रख दिया और ये U 0 रख दिया, तो दैट वी गेट। अब L की जगह रखेंगे हम सब्स्टिट्यूटिंग एक्सप्रेशन ऑफ A एंड L फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3। यहाँ क्या आएगा, 2r cos थीटा, एंड यहां होगा हाफ ए की जगह a cos थीटा इंटू टी स्क्वायर, एंड जस्ट सी cos थीटा विल कैंसिल एंड विल गेट t इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट r by g। वेरी सरप्राइजिंग, द रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल थीटा। द टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल थीटा। मतलब ये हुआ, ये रिजल्ट कई बार काम आ सकता है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। किसी भी सर्किल में, वर्टिकल सर्किल में, किसी भी कॉर्ड के अलोंग जो टाइम ऑफ डिसेंट होगा वो सेम होगा, चाहे कॉर्ड, चाहे ये वाली कॉर्ड हो, चाहे ये वर्टिकल हो। मतलब आप देखिए, जैसे कॉर्ड को हम वर्टिकल करते जाएंगे, एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, तो कॉर्ड की लेंथ भी बढ़ती जाएगी। तो इन एनी कॉर्ड टाइम ऑफ डिसेंट विल बी आइडेंटिकल, एंड ये रिजल्ट कई बार काम आ सकता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, प्लीज कीप इन माइंड। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जैसा नाम से क्लियर है, इट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट विल हैपन व्हेन देयर आर मोर देन वन पार्टिकल। पार्टिकल मीन्स आइदर ए पॉइंट मास और ए बॉडी इन ट्रांसलेशन मोशन। तो अभी तक की अगर सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान से देखें तो हर प्रॉब्लम में केवल एक सिंगल ऑब्जेक्ट था जिसको हम स्टडी कर रहे थे। अब अगर हमें ऐसा कोई सेटअप एनालाइज करना हो जिसमें एक से ज्यादा बॉडीज हों, तो उन पर न्यूटन्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे? ये एरिया होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। इफ यू सी द सिलेबस ऑफ जेईई, यू विल फाइंड देयर इज अ हेडिंग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, बट वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स काफी बाद में लिखा हुआ है। बट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की एंट्री न्यूटन्स लॉ से शुरू हो जाती है। नॉर्मली अगेन इस वे में हमारी टेक्स्ट बुक्स थोड़ी सी साइलेंट है। वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का आइडिया न्यूटन्स लॉ से इंट्रोड्यूस नहीं करती। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से जो रिजल्ट निकल के न्यूटन्स लॉ में यूज होने होते हैं, उनको हम यूज तो कर रहे होते हैं, बट इंट्यूटिव फीलिंग के अकॉर्डिंग। बट मैं उसी इंट्यूटिव फीलिंग को रिमूव करना चाहता हूं। मतलब बेसिकली वो इंट्यूटिव फीलिंग ठीक तो है, बट वो फिजिक्स के किन लॉज पर बेस्ड है वो रिलेट करना चाहता हूं। यहां से ट्रांसलेशन मोशन का एक आइडिया दिलाऊंगा। अब देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स हमने किया था, उसमें एक आइडिया निकाला था, जब एक से ज्यादा बॉडी हो और उनके बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं हो, तो उनको एक रिजिड कंपोजिट बॉडी ले रहे थे और काम हमारा सिंपल हो रहा था। तो वो आइडिया और उस टाइप के कई सिमिलर आइडियाज वी कैन एक्सट्रैक्ट बाय सम यूजिंग सम प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स इफ यू नो व्हाट इज ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब मोर देन वन बॉडी वाले जो सिस्टम होंगे उनको एनालाइज करना शुरू करेंगे,
और विद प्रॉपर बेसिस। ठीक है, इंट्यूटिव फीलिंग का अपना एक इंपॉर्टेंस है, वो हम डेवलप होने देंगे, बट उस इंट्यूटिव फीलिंग के पीछे फिजिक्स का कौन सा प्रिंसिपल, कौन से मेथड इन्वॉल्व है, अगर वो और आ जाए तो इंट्यूटिव फीलिंग पे एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सो व्हाट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल? लेट अस सी। A system of particles is a well-defined collection of several or large number of particles which may or may not apply forces of mutual interaction on each other। मतलब ये एक से ज्यादा पार्टिकल्स का सेट, और वो नंबर कुछ भी हो सकता है, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, एंड वेरी लार्ज हो सकता है। सो इसको हम बोलेंगे सेट ऑफ पार्टिकल्स। अब इसमें स्टडी क्या करेंगे? अगर उनका केवल ट्रांसलेशन मोशन हो रहा हो तो हम उनको बोलेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो वहां पॉइंट मासेस हो सकते हैं, रिजिड बॉडी हो सकती है। अगर पॉइंट मासेस हैं तो उनका मोशन कैसा भी डजंट मैटर, बट अगर रिजिड बॉडीज हैं बहुत सारी, तो अगर उन केवल ट्रांसलेशन मोशन में हैं तो उनको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में डील कर सकते हैं। अब दूसरी बात है विच मे और मे नॉट अप्लाई फोर्सेज ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑन ईच अदर। उन बॉडीज के बीच में आपस में फोर्स हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। उनके बीच में कोई फील्ड फोर्स हो सकता है वो आपस में कनेक्टेड हो स्ट्रिंग से, रॉड से, किसी से चीज से, या उनका डायरेक्ट कांटेक्ट हो। हो सकता है जो सारी बॉडीज हैं वो आपस में फोर्स म्यूचुअल इंटरेक्शन के लगाती हो सकता है ना लगाती हो सकता है कुछ लगाती हो कुछ ना लगाती हो। तो इस अब देख सकते हैं तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल एक तरह से ऑलमोस्ट सारे टाइप की प्रॉब्लम्स को इंक्लूड किए हुए जिसमें एक से ज्यादा बॉडीज होंगी। बाय द टर्म पार्टिकल we mean either a material point or an extended body, only translational motion of which is to be considered। and ये आइडिया आप देखिए लेक्चर के बिगनिंग में बात की थी और अभी बात की। तो इसको बार बार बोलने का पर्पस केवल ये है मेरा कि जो कुछ टर्म्स जैसी थी फिजिक्स में, मैंने कहा था कि जिनका यूजुअल लाइफ का मीनिंग अलग होगा और फिजिक्स में मीनिंग अलग है। तो फिजिक्स में जो मीनिंग है वो हमारे माइंड में, हमारी स्पॉन्टेनियस थिंकिंग में आना चाहिए। स्पॉन्टेनियस थिंकिंग मतलब जो एक यूजुअली जो टर्म्स का आते हमारे माइंड में आएगा, जो कॉमन लाइफ का मीनिंग नहीं, जो फिजिक्स का मीनिंग है वो आना चाहिए। तो जैसे ही वर्ड पार्टिकल आए तो आपके माइंड में आना चाहिए या तो ये मेटेरियल पॉइंट होगा या कोई बॉडी होगी जो केवल ट्रांसलेशन मोशन में है, या उसका मोशन कैसा भी हो उस वक्त हम उसका केवल ट्रांसलेशन मोशन स्टडी कर रहे हैं। So here, by the term system of particle, what we mean, set of either material points or large bodies which are in translation motion. As a schematic representation, consider a system of n particles of masses m1, m2, mi, mj and mn respectively. They may be actual particles or rigid bodies in translational motion. नाउ अब देखिए ये डायग्राम इस सिस्टम ने कंसीडर किया n पार्टिकल लिए, तो उसमें m1, m2, mi मतलब ith पार्टिकल, mj मींस jth पार्टिकल, mn मींस nth पार्टिकल। तो इनको एक डायग्राम में शो करने की कोशिश करें। आर्बिट्ररी डायग्राम है, से m1, m2, m3, ये ith पार्टिकल mi, ये jth पार्टिकल mj और nth पार्टिकल। तो हमने 1 to n में कुछ पार्टिकल शो कर दिए और कुछ पार्टिकल शो नहीं किए। अब वो जहां जरूरत होगी उनको शो कर देंगे। सम ऑफ देम मे इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड सम ऑफ देम मे नॉट। इसका मतलब ये हुआ इनमें से कुछ पार्टिकल्स के बीच में फोर्स हो सकता है और कुछ के बीच में फोर्स ना हो। अब कुछ पार्टिकल के बीच में फोर्स कैसे हो सकता है? या तो वो आपस में किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो तो एक दूसरे को पुल करेंगे, किसी रॉड से कनेक्टेड हो, या उनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो, या हो सकता है उनके बीच पे चार्जेस हो तो वो चार्जेस से या तो रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हो। द पार्टिकल्स विच इंटरेक्ट विद ईच अदर अप्लाई फोर्सेस ऑन ईच अदर। द फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन Fij एंड Fji between a pair of ith and jth particle are shown in the figure। अब देखिए हमने इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन फोर्स ले लें। Fij मींस ith पार्टिकल पे jth पार्टिकल से फोर्स एंड Fji मींस jth पार्टिकल पे ith पार्टिकल से फोर्स। सो इन दिस वे वी कैन शो द फोर्सेस दिस वे। ये फोर्सेस न्यूटन थर्ड लॉ पेयर शो करेंगी। अगर ये स्ट्रिंग से करंट हो रहे होते तो ये एक दूसरे को पुल कर रहे होते इस तरह से।
हो सकता है एक पे प्लस चार्ज हो, एक पे माइनस चार्ज हो, तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है इनका ग्रेविटेशनल फोर्स कंसिडर कर रहे हो तो अट्रैक्शन हो सकता है। सो वॉट एवर फोर्सेज, अगर ये म्यूचुअल इंटरेक्शन का फोर्स है, न्यूटन थर्ड लॉ पेयर रिप्रेजेंट करेगा। अब ये सीक्वेंस क्या है इन सबस्क्रिप्ट के, एफ आई जे मीन्स ith पार्टिकल पर इस jth पार्टिकल से फोर्स, एफ जी आई मीन्स इस jth पार्टिकल पे इस ith पार्टिकल से फोर्स। अब देखिए ये जो फोर्सेस हैं न्यूटन थर्ड लॉ पेयर रिप्रेजेंट करेंगे, तो इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो अभी तक ये फोर्सेस की बात हुई। अब देखिए इन सिस्टम पर कोई भी सिस्टम पार्टिकल लें, उस पर उन पार्टिकल जो सिस्टम में है उनके बीच की फोर्सेस भी हो सकती हैं। हो सकता है बाहर से कोई बॉडीज उन पर फोर्स लगा रही हो। इस तरह से हम फोर्सेस को दो कैटेगरी में रिजॉल्व कर सकते हैं, इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। तो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस ये टर्म भी मैकेनिक्स में कई बार यूज होगी और इसको बहुत ही माइन्यूटली या एक्यूरेटली समझना बहुत जरूरी है, लाइटली ना लें। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, ये जो हमारा सिस्टम था उसको एज इट इज हमने रिप्रेजेंट कर लिया। सो व्हाट आर इंटरनल फोर्सेस? द फोर्सेस ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन between the particles of a system are internal forces of the system। तो सिस्टम में जो पार्टिकल्स हमने इंक्लूड किए हैं उनके बीच में जो म्यूचुअल फोर्सेस लग रही हैं वो सारी फोर्सेस क्या कहलाएंगी? इंटरनल फोर्सेस। तो एफ आई जे और एफ जी आई क्या है? इंटरनल फोर्सेस। तो इस तरह से देख सकते हैं जितनी भी इंटरनल फोर्स होंगी वो पेयर में होंगी। क्यों? वो सिस्टम के पार्टिकल्स के बीच में है, तो दोनों ही पार्टिकल सिस्टम के अंदर है, तो दोनों ही फोर्स सिस्टम के अंदर है। तो जब इन फोर्सेस का हम सम करेंगे तो उनका सम जीरो आएगा, क्योंकि हर पेयर का सम जीरो होगा। ये फोर्स हमेशा पेयर में होगी, तो इस पेयर का सम जो एफ आई जे प्लस एफ जे आई देखो जीरो होगा। अब 1 और 3 को लेते तो एफ 13 और एफ 31 दोनों इक्वल अपोजिट होते, उनका सम जीरो होता। ऐसे जितने भी पॉसिबल पेयर्स होंगे उन सबका नेट सम जीरो होगा। तो ये बहुत रिमार्केबल फैक्ट है कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल फोर्सेस का टोटल सम जीरो होता है। द इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स ऑफ फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शंस। इन अदर वर्ड्स ईच पेयर इज ए न्यूटन्स थर्ड लॉ पेयर। तो इसका सम हमेशा जीरो होगा। Sum of all the internal forces of a system is a null vector. That is very important fact. Summation Fij is equal to a null vector. What is this equation shows? The sum of all the internal forces is a null vector. तो internal forces सारी आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और एक से ज़्यादा बॉडीज का जो सेटअप होगा उसको एनालाइज करने में ये फैक्ट बहुत अच्छी तरह से काम आने वाला है। अब एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होंगी उनके बारे में देख लें। एक्सटर्नल फोर्सेस, ऑल दोज फोर्सेस दैट आर अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल ऑफ ए सिस्टम बाय ए बॉडी नॉट इंक्लूडेड इन द सिस्टम। मतलब सिस्टम में जिन पार्टिकल्स को हमने इंक्लूड कर लिए, इन पर कोई फोर्स अगर इनके अलावा कोई और बॉडी अप्लाई कर रही है, उस बॉडी से जो फोर्स हुआ उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फोर्स। अब उस बॉडी का इस सिस्टम से बाहर होने का मतलब क्या होता है? उस बॉडी को हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया। हो सकता है यहां हम एक बॉडी ले लें, से कैपिटल एम, और कैपिटल एम को हमने सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया है, तो वैसे दिख रही है सिस्टम के अंदर बट हमने सिस्टम में नहीं माना है, तो उस एम से भी इन पर लगने वाले सारे फोर्स क्या कहलाएंगे? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ये नहीं होता कि वो बॉडी सिस्टम से बाहर होनी चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होता है वो बॉडी हो सकता है सिस्टम की कोई बाउंड्री बनाए उसके अंदर अपीयर हो रही हो, लेकिन हमने उसको सिस्टम में काउंट नहीं किया है। सो दिस आइडिया इज वेरी क्लियर। ऑल दोज फोर्सेस दैट आर अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल ऑफ ए सिस्टम बाय ए बॉडी नॉट इंक्लूडेड इन ए सिस्टम। यहां ये नहीं लिखा है आउटसाइड सिस्टम, नॉट इंक्लूडेड। हो सकता है सिस्टम के अंदर दिख रही हो बट हमने मैथमेटिकली उसको सिस्टम में काउंट नहीं किया है, 1 to n के नंबर में उसको नहीं लिया है, तो उससे इन पर जो भी फोर्स लगेंगे वो क्या होगा? एक्सटर्नल। वो बॉडी इधर भी हो सकती है, वो बॉडी इधर भी हो सकती है। नाउ अब देखिए ये इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस इतनी इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत सिंपल है। पहले हम एक दो सिस्टम में इनको आइडेंटिफाई करना सीख लें और नेक्स्ट क्लास में जैसे बात की थी हम अपने न्यूटन सेकंड लॉ के एप्लीकेशन को उन सेटअप पे एक्सटेंड करेंगे जिनमें एक से ज्यादा बॉडीज होती हैं। एग्जाम्पल 7,
Boxes A and B of masses MA and MB placed on a frictionless horizontal floor are being pushed horizontally by a force F as shown in the figure. Identify all the internal and external forces for the system of blocks A and B. ये सिस्टम दिया हुआ है। अब देखिए इसमें हमारे पास ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, हैंड और ये फ्लोर मतलब ग्राउंड, ये सारी बॉडीज दिखाई दे रही हैं। लेकिन हमने सिस्टम जो अपना लिया है उसमें केवल ए और बी को लिया है, मतलब ये ए और बी। तो ये हैंड सिस्टम इंक्लूड नहीं है और ये फ्लोर सिस्टम इंक्लूड नहीं है। देन हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस? All the forces acting on or within the system are listed here and shown in the adjacent figure. अब वो फोर्सेस कौन कौन से हो सकती हैं? ये हमने सिस्टम ए और बी शो कर लिया। MAG, दिस फोर्स, वेट ऑफ द ब्लॉक ए। अब ये वेट ऑफ द ब्लॉक क्या है? ये वो फोर्स है जिस फोर्स से ए को अर्थ अपनी सेंटर की तरफ पुल कर रही है। अब अर्थ को हमने सिस्टम में नहीं लिया है, इसका मतलब अर्थ ने जो इस पर फोर्स लगाया वो एक्सटर्नल फोर्स होगा, MAG। सिमिलरली MBG, इस ब्लॉक का वेट। अभी अगेन सिमिलर टू दैट, ये कौन सा फोर्स है जिससे ब्लॉक बी को अर्थ अपने सेंटर की तरफ पुल कर रही है, मतलब डाउनवर्ड पुल कर रही है। तो ये भी अर्थ सिस्टम में नहीं है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स हुआ। NA, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक ए फ्रॉम द ग्राउंड। अब ये ग्राउंड जो इस ब्लॉक ए के बॉटम पे लगा रहा है, तो ग्राउंड को भी हमने सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि सिस्टम हमारे लिए ब्लॉक ए और बी दोनों ही है, तो ये भी एक एक्सटर्नल फोर्स होगा। सिमिलरली NB, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड ऑन ब्लॉक बी, अगेन बाय द सेम रीजन, ग्राउंड इज नॉट इन द सिस्टम, सो दिस फोर्स विल बी एक्सटर्नल फोर्स। देन NAB मीन्स जैसा हमने FIJ लिया था, इट इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए ड्यू टू ब्लॉक बी, मतलब ब्लॉक बी ए को इधर पीछे की ओर पुश कर रहा होगा। तो ये ए बी का ए पर फोर्स है और ये बी और ये दोनों सिस्टम में, तो ये एक इंटरनल फोर्स हुआ। सिमिलरली NBA, ये कौन सा फोर्स है? ए जिस फोर्स से बी को पुश कर रहा है, ए और बी दोनों सिस्टम में है। अब देखिए ये इनके बीच के म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्सेस हुए, तो ये दोनों क्या होंगे? इंटरनल फोर्सेस। अगेन द फोर्स F अप्लाइड बाय दिस हैंड, हैंड भी हमने सिस्टम में नहीं लिया, तो ये भी एक्सटर्नल फोर्स होगा। सो वी कैन लिस्ट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस। फर्स्ट इंटरनल फोर्सेस, ओनली ये दोनों, मतलब ये जो बॉडी सिस्टम में इंक्लूड की, इनका म्यूचुअल फोर्स, ये आपस में क्या फोर्स लगाती है? तो NAB एंड NBA आर द इंटरनल फोर्स। अब इनके अलावा जो भी बॉडीज थी वो इन पर फोर्स लगा रही है। कौन कौन सी बॉडीज हैं? अर्थ एंड हैंड। तो अब देखिए क्या हुआ? एक्सटर्नल फोर्सेस, MAG, फोर्स, पुलिंग फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन ब्लॉक ए। MBG, pulling force of the earth on block B. NA, contact force of the earth on block A, एक contact force है, pulling force नहीं है, मतलब gravitational force नहीं है। ऐसे NB, contact force of the earth means ground on block B, and contact force of the hand on the block A, F। तो इस तरह से हमने इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस को एक सिंपल एग्जांपल में आइडेंटिफाई करना सीखा। अब ये जो थियोरेटिकल आइडियाज हैं, ये न्यूटन्स लॉ में हमारे हर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगी। तो आज का डिस्कशन हम यहीं कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जैसा बात की, हम न्यूटन्स लॉ उन सेटअप्स पे अप्लाई करेंगे एक्सेट बॉडीज के जिसमें एक से ज्यादा बॉडीज होंगी, एंड थिंग्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। बात क्या है कि ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का आइडिया मैंने बीच में क्यों डिस्कस किया, क्योंकि ये सारी टर्म्स बीच बीच में आएंगी, और नॉर्मली इन उन सेटअप्स को एनालाइज करने के लिए, मोर देन वन बॉडीज के सिस्टम सेटअप को एनालाइज करने के लिए हम कुछ इंट्यूटिव रिजल्ट अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो इंट्यूटिव हम समझेंगे, लेकिन उनके पीछे जो बेसिस था वो भी हम अभी समझ लें, और वो बेसिस था अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो आज के होम असाइनमेंट की बात कर लें। Simply revise all the ideas covered today in this lecture and practice all the problems. Please be careful, मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं, आज मैंने बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स लिए हैं, लेकिन इन सिंपल प्रॉब्लम्स का अपना एक पर्पस है, उनमें बहुत सारी बातें सीखनी है और उन सारी बातों को आगे यूज करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम चीज़ों को एलोबरेट और ज़्यादा डीप में जाने वाले हैं, तो इन आइडियाज़ की वहाँ जरूरत पड़ेगी। इन आइडियाज़ को अच्छे समझ लें जिससे आगे कोई कंफ्यूजन ना रहे।
और SCV चैप्टर 5 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन 1 to 6 करना है, देन 9 to 12 करना है, एंड देन 19 to 21। बेसिकली 1 to 6 क्वेश्चन ये हो गए, 9, 10, 11, 12 4 क्वेश्चन ये हो गए, एंड 19, 20, 21 ये 3 क्वेश्चन ये हो गए। ये SCV से आपको ट्राई करने हैं। मॉड्यूल, अब मॉड्यूल में ट्रांसलेशनल एग्जाम में हम एक्सरसाइज 3 की बात कर रहे थे, तो 1 and 2 प्रॉब्लम हमने ट्राई किया था। आज क्वेश्चन 4 and 6 ट्राई करें। वीकेंड में ये मॉड्यूल के जो एक्सरसाइज है इनको मैं डिस्कस करूंगा। थैंक्स फॉर द पेशेंट लिसनिंग। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। I am never content until I have conceived a model of what I am studying. If I succeed in making one, I understand. Otherwise, I do not. Sir Lord Kelvin.